क्यों जाता है। स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों जैसे आज आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर कि 2 घंटे आपकी महा मैराथन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही आप सुन पा रहे हैं, बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं। तो 2 घंटे दोस्तों आज हम हिंदी पर वार्ता करेंगे। हिंदी की मैराथन क्लास आपकी आज 2 घंटे लगातार होगी। और आज दोस्तों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूं आपके लिए। जैसा हमेशा ही जितने भी क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है, हम धांसू ट्रिक के माध्यम से उसको देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आज 2 घंटे तक लगातार देखिए। आज आपको ऐसे ऐसे तथ्य देखने को मिलेंगे, हो सकता है जीवन में आपने इससे पहले कभी ना तो सुने होंगे, ना तो दोस्तों क्या है देखे होंगे। चलिए तो क्लास हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आज हम जो मैराथन क्लास 2 घंटे की लेकर आए हैं, ये किन किन विद्यार्थियों के लिए आपकी उचित कारगर सिद्ध होगी। जेल प्रहरी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप एमपीटीटी या संविदा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आने वाले समय में आपका एमपीएसआई का पेपर है या सीटेट का पेपर है, इन सारे ही एग्जामों के लिए आज की क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। इसलिए अंत तक आपको इस वीडियो को देखना है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक को क्या है दोस्तों शेयर कीजिए। चलिए अब क्लास को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों हम जानने वाले हैं हमारी जो लास्ट कंप्यूटर की क्लास हुई थी 30 सितंबर की। तो 30 सितंबर 2020 की क्लासेस में वो सारे विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों का सबसे फास्ट उत्तर दिया था, उन टॉप 10 रैंकर्स की हम बात कर रहे हैं। जी दोस्तों, कंप्यूटर लाइव सेशन के टॉप 10 रैंकर्स जिन्होंने पूछे गए प्रश्नों का सबसे कम समय में फास्ट आंसर दिया है, सही उत्तर दिया है, उनके नाम ये रहे डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहली जो पोजीशन पाई है प्रवेश दुबे। हालांकि प्रवेश दुबे सारी फैकल्टीज की क्लास में काफी एक्टिव रहते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, काफी इंटेलिजेंट है ये। तो प्रवेश दुबे। दूसरे नंबर पे नाम आया है संदीप पटेल। तीसरे नंबर पे सोनम परिहार। जी तो सोनम परिहार भी सारे फैकल्टीज की क्लास में एक्टिव रहती हैं, सभी फैकल्टीज द्वारा पूछे गए प्रश्नों का यथासंभव शीघ्र उत्तर देती हैं। चौथे नंबर पे कमलेश कुमार सिंह के ये भी काफी एक्टिव रहते हैं क्लासेस में। फिर आपकी छवि चौरसिया 6 नंबर पे है कीर्ति अहिरवाल, 7th पे भावना मरान, 8 नंबर पे श्रद्धा पुरोहित, 9th नंबर पे है पीकू, और 10th नंबर पे डिबू शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, तो ये वो सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कंप्यूटर के सेशन में सबसे फास्ट आंसर दिया था। तो भाई बहुत बहुत सभी को बधाई। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में भी पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर फास्ट देगा उसका नाम भी हमारी अगली क्लासेस में टेक्निकल की टीम के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी मैराथन प्रारंभ करने से पहले आज का हम सुविचार जान लेते हैं कि आज का सुविचार क्या कह रहा है। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि कितना भी हो पकड़ लो, यह फिसलता जरूर है, यह वक्त है साहब बदलता जरूर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बात कही है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। आपके वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, आपका वक्त दोस्तों वक्त बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, आपका वक्त बदल देगा। और दोस्तों एक बात जिंदगी में हमेशा ही ध्यान रखना, क्या कि कभी भी हार नहीं मानना। यदि आपने हार मान ली तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। यदि आपने मान ली तो आपकी हार होगी, और यदि आपने ठान ली तो दोस्तों आपकी जय जयकार होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जय जयकार होगी। इसलिए दोस्तों हौसलों की तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखना, हौसलों की तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। मंजिलें बड़ी होने दो यारों, किसको चिंता है हौसले भी तो देखो। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा है ये तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल से आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी विचार के साथ आज की हम क्लास को हम प्रारंभ कर रहे हैं, और बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए। जो भी प्रश्न आपसे डिस्प्ले स्क्रीन पर पूछा जाएगा उसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। और पहला प्रश्न हमारी मैराथन क्लास का यह रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है 3 प्रकार की आग की जो आग लगती है वह कहां किस स्थान पर
पर मानी जाती है। इस क्वेश्चन में दोस्त कई विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, किंतु आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन आपका ये, समुद्र, जंगल और पेट में लगने वाली आग क्रमशः है। ये क्वेश्चन दोस्तों इतनी बार आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज मैं उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके समक्ष लेके आया हूं जो व्यापम या अन्य एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये बार बार क्या है दोस्तों, पूछे गए हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि समुद्र में लगने वाली आग किस नाम से जानी जाती है, जंगल में लगने वाली आग और इसी प्रकार पेट में लगने वाली आग दोस्तों किस नाम से जानी जाती है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं दोस्तों। फटाफट इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि भाई समुद्र, जंगल और पेट में लगने वाली आग क्रमशः कौन सी है। चलिए तो राइट आंसर की बात कर लेंगे कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिन भी विद्यार्थियों ने, जी दोस्तों, यहाँ पर जिन भी विद्यार्थियों ने दी ऑप्शन नंबर सिलेक्ट किया दोस्तों आपका 4th नंबर का, जी दोस्तों 4th इज द राइट आंसर। जिन भी विद्यार्थियों ने दी कमेंट बॉक्स में 4 दिया है तो 4 इज द राइट आंसर। इसका मायने ये हुआ कि जंगल में, सॉरी, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है, बड़वाग्नि बोला जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि बोला जाता है और इसी प्रकार पेट में लगने वाली आग को दोस्तों क्या बोला जाता है, जठराग्नि बोला जाता है। अब ये तो बात आई कि भाई जिन विद्यार्थियों को पता हुआ था या जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उन्हें तो याद होगा, किंतु कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि तीनों ही प्रकार की आग परीक्षा में पूछी जाती है और हमें आंसर भी पता रहता है कि किसी एक का आंसर बड़वाग्नि होगा, किसी एक का जठराग्नि होगा और किसी एक का क्या है दोस्तों, दावाग्नि होगा, किंतु कौन किसका होगा इसको याद कैसा करें। तो इसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी की क्या बाद भी। चलिए तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, वह जानिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम याद कर सकते हैं, क्या इस प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर याद कर सकते हैं कि जो समुद्र होता है, जो समुद्र होता है ओशियन होता है, वह कैसा होता है, बड़ा होता है। क्या बोल रहा हूं, जो समुद्र होता है वह बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण मतलब क्या है, उसमें लगने वाली आग क्या कहलाएगी, बड़वाग्नि कहलाएगी। यहाँ से बड़ से हम क्या याद कर सकते हैं, बड़ा। समुद्र बड़ा होता है तो उसमें बड़ी आग लगेगी, मतलब क्या लगेगी, बड़वाग्नि लगेगी। और जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी, दावाग्नि। कैसे बताइए, जब आपके एटमॉस्फेयर में, जब आपके एटमॉस्फेयर में दाब बढ़ जाता है या प्रेशर बढ़ जाता है, क्या बोल रहा हूं, जब आपके वायुमंडल में या वातावरण में दाब बढ़ जाता है तो चीजों में क्या है दोस्तों, जंग लगना प्रारंभ हो जाती हैं और वो गल जाती हैं। क्या बोल रहा हूं कि जब आपके वातावरण में क्या बढ़ जाए, दाब बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए, जब आपके वातावरण में दाब बढ़ जाए तो दोस्तों चीजें क्या होने लगती हैं, जंग लगने लगती हैं और वो क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पर जंगल में लगने वाली आग कौन सी होगी, दावाग्नि। और याद कैसा करेंगे, दाब, दाब मतलब प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा तो चीजों पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है और वह क्या दोस्तों, गलने लगती हैं। और हमें पता है तीसरा और अंतिम, पेट में लगने वाली आग क्या होगी, जठराग्नि, क्योंकि हम सभी को साइंस में आपने पढ़ा है जठर रस। जी दोस्तों, जठर रस कहां पर होता है दोस्तों, पेट में होता है। जठर रस कहां पर होता है, पेट में पाया जाता है। तो इस प्रकार पेट में लगने वाली आग कौन सी कहलाती है दोस्तों, जठराग्नि कहलाती है। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद में आई होगी कि किस प्रकार आपको याद करना है। पुणे में अपनी ट्रिक को फिर आपसे दोहरा रहा हूं, क्या कि भाई जब भी आपसे पूछा जाए बताइए समुद्र में लगने वाली आग कौन सी होगी, विकल्प आपके इस प्रकार होंगे आगे पीछे भ्रमित करने वाले। तो याद रखिए कि समुद्र कैसा होता है दोस्तों, बड़ा होता है। समुद्र कैसा होता है, बड़ा होता है। तो उसमें कौन सी आग लगेगी, बड़वाग्नि। फिर बात करेंगे दावाग्नि। तो दावाग्नि से क्या याद रखना दोस्तों, दाब मतलब प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। और दोस्तों क्या है, चीजें क्या है आपकी, क्या है, गल जाएंगी। और हमें पता है जठर रस कहां पर पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रिक से दोस्तों आप हमेशा याद कर सकते हैं कि जो 3 प्रकार की आग मानी जाती है, कौन सी आग किस स्थान पर लगती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से पहाड़ी हिंदी कौन सी है। दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एमपीएसआई और शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि निम्न में से पहाड़ी हिंदी कौन सी है। ऑप्शन आपके समक्ष रखे गए 4, क्या, बघेली हिंदी, गढ़वाली हिंदी,
बांगरू या कुमाऊनी। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सी हिंदी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ध्यान रहे, हो सकता है यहाँ पर जो विकल्प हैं या आपके जो उत्तर हैं वह एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इन 4 बोलियों में से कौन कौन सी बोली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। जी दोस्तों बताइए, इसमें से कौन कौन सी उपभाषा के अंतर्गत जो बोलियां हैं, ये बोलियां पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी। विकल्प आपके समक्ष रहे हैं, बघेली, गढ़वाली, बांगरू और कुमाऊनी। तो 4 बोलियों में से कौन कौन सी बोलियां हैं जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पहाड़ी हिंदी का मतलब ये हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों। जी दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए तो इसके राइट आंसर की बात कर लें कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर यदि हम राइट आंसर की बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने यदि आंसर दिया दोस्तों क्या है, गढ़वाली और कुमाऊनी। क्या दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर दिया है आपका गढ़वाली और कुमाऊनी, मतलब दूसरा और चौथा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाए कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 2। कितनी बोलियां आती है दोस्तों आपकी, 2। और 2 कौन कौन सी होगी दोस्तों, एक आपकी गढ़वाली होगी, दूसरा कौन सी होगी, कुमाऊनी होगी। 2 ही आपकी बोलियां आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, एक गढ़वाली और दूसरा क्या दोस्तों, कुमाऊनी। तो ये तो याद करने वाली बात हो गई। जिन विद्यार्थियों को पता है उन्हें तो कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, इतिहास में पहली बार, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी और हमेशा लाइफ में आपको याद रहेगा क्या, कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, क्या दोस्तों, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उसकी ट्रिक जानिए। दोस्तों मुझे बताइए, ऐसे लोग जो पहाड़ों में निवास करते हैं, क्या बोल रहा हूं, इसकी जो ट्रिक है उसको ध्यान से समझिए मेरी बातों को, क्योंकि हर एक बात दोस्तों लिखकर नहीं बताई जा सकती, इसलिए हर एक शब्द पर गहराई से आपको सुनना है, चिंतन करना है, मनन करना है। क्या कि जो पहाड़ी लोग होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो पहाड़ों में निवास करते हैं, उनका जीके कैसा होता है, कमजोर होता है। क्या कह रहा हूं, ऐसे लोग जो पहाड़ों में निवास करते हैं उनका जीके, या जीके का मतलब क्या है, जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान, वह कैसा होता है, कमजोर होता है। अब कमजोर क्यों होता है, तो जाहिर सी बात है भाई, पहाड़ों में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन मीडिया होता है क्या, मोबाइल फोन की बात कर लीजिए, आप लैपटॉप की बात कर लीजिए, आप न्यूज चैनल की बात कर लीजिए, एफएम रेडियो की बात कर लीजिए, इन सभी महत्वपूर्ण सूचना के संसाधनों का वहां पर क्या होता है, अभाव होता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का क्या कमजोर रह जाता है, जीके। ध्यान रखिए, पहाड़ी लोगों का क्या कमजोर रह जाता है, जीके। अब बस यही आपको याद रखना है, उनका क्या कमजोर होता है, जीके। और जीके का मतलब क्या होगा, जी से क्या बन जाएगा, गढ़वाली बन जाएगा, और के से क्या बन जाएगा दोस्तों, कुमाऊनी बन जाएगा। तो इस प्रकार हमेशा याद रहेगा कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है दोस्तों, 2 ही बोली आती हैं। और क्यों, क्योंकि पहाड़ी हिंदी के लोगों का जीके कमजोर होता है, और जीके कमजोर है कहने का मतलब जी से गढ़वाली आएगा और के से क्या आएगा, कुमाऊनी आएगा। तो आई थिंक यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस प्रकार से याद रखेंगे जीके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला दिया है क्या, निम्न पंक्तियों में छंद की पहचान कीजिए। जी दोस्तों, यहाँ पर 6 पंक्तियां आपको देखे रखी हैं, और इन पंक्तियों में आपको छंद की पहचान करना है कि इनमें कौन सा छंद होगा, कौन सा मेट्रस होगा। पंक्ति क्या है, देखिए बहुत ही बढ़िया पंक्ति लिखी है आपके ठकुरेला कवि ने, कि सावन वर्षा जोर से प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान, आशाओं के धान, मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश, मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कविराय, लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग, झूमता गाता सावन। इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया पंक्तियां लिखी गई हैं ठकुरेला कवि के द्वारा। अब आपको इन पंक्तियों में बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद होगा। क्या बोल रहा हूं, इन पंक्तियों में कौन सा छंद होगा। या तो कुछ विद्यार्थी कमेंट देना प्रारंभ हो चुके हैं, पंक्तियों को देखने सुनने लग गया होगा कि यहाँ पर कौन सा छंद है, किंतु जिन भी विद्यार्थियों को कठिनाई सी लग रही है उनके लिए मैं आपको विकल्प भी दे देता हूँ कि यहाँ पर विकल्प आपके पास कौन कौन से रखे गए हैं। जी दोस्तों, विकल्प आपके क्या छप्पा छंद होगा,
क्या उल्लाला छंद होगा, क्या कुंडलिया छंद होगा या हरि गीतिका छंद होगा। दी गई पंक्तियों में आपको सही छंद की पहचान करना है और 4 विकल्प दोस्तों आपके समक्ष रहे हैं, छप्पय छंद, उल्लाला छंद, कुंडलिया छंद और क्या दोस्तों हरि गीतिका छंद। पंक्तियां मैं पुनः आपको फिर डिस्प्ले स्क्रीन पर ले जा रहा हूं कि किन पंक्तियों में आपसे पूछा गया था। पंक्तियां आपके समक्ष रही हैं, आपको बताना है क्या इसमें छप्पय छंद होगा, क्या कुंडलिया छंद होगा, क्या उल्लाला छंद होगा या हरि गीतिका छंद होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में जो आंसर बताइए, दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद होगा, दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद होगा। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने यदि कमेंट बॉक्स में किया है आपका कुंडलिया छंद, जी हां दोस्तों कुंडलिया छंद इज द राइट आंसर। अब साधारणतः हम क्या करते हैं, किसी भी छंद को पहचानने के लिए मात्राओं की गणनाएं करने लगते हैं और फिर देखते हैं कि एक चरण में कितनी मात्रा है, दूसरे चरण में कितनी मात्रा है और मात्राओं के आधार पर हम उसका क्या है पता लगाते हैं। किंतु अंतिम क्लास यदि आपने हिंदी के लिए हो तो वहां पर मैंने बताया था कुंडलिया छंद को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, कुंडलिया छंद में हमेशा ही यह शर्त रहती है जिस कवि के द्वारा भी कुंडलियों छंद के निर्माण किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, शर्त यह रहती है कि कुंडलियों छंद का प्रथम और अंतिम शब्द क्या होता है दोस्तों, समान होता है। और पंक्तियां कितनी होती है दोस्तों आपकी 6, इसमें आपके 6 चरण होते हैं कुंडलिया छंद में और प्रथम और अंतिम शब्द हमेशा क्या होते हैं दोस्तों आपके एक जैसे होते हैं। तो जब भी आपको 6 पंक्तियां दिखाई दे और पहला और अंतिम शब्द आपको एक जैसा दिखाई दे तो वहां पर दोस्तों कौन सा छंद होगा दोस्तों, कुंडलिया छंद होगा। तो यहाँ पर जो आपने आंसर दिया है कुंडलिया छंद इज द राइट आंसर। तो आप नोट लिख लीजिए कि कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है या समान होता है, मतलब लेखक ने जिस शब्द से शुरुआत की है पंक्तियों की उसी शब्द से पंक्तियों को क्या है समाप्त किया जाता है या पूर्ण किया जाता है। चलिए दोस्तों आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ा पाता है। हम उतनी एनर्जी या ऊर्जा के साथ आपके समक्ष ट्रिक्स लेके आते हैं, उतने हम अच्छे से दोस्तों क्या है पढ़ा पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, संधि। जी हां दोस्तों संधि से प्रश्न लिया गया है। क्या शब्द परीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा। आप सभी को पता दोस्तों परीक्षण करना आपने शब्द दैनिक जीवन में ही सुना होगा या साइंस में तो काफी सुना होगा। परीक्षण का मतलब होता है टेस्टिंग करना या जांच करना, किसी भी प्रक्रिया को परीक्षण किया जाता है था उसकी जांच की जाती है, उसको बारीकी से देखा जाता है। तो आपको इसी शब्द में बताना है क्या कि शब्द परीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 विकल्प आपके समक्ष रहे हैं और फटाफट जिन भी विद्यार्थियों को लगता है संधि तो आसान है या खुद से हो जाती किताब पढ़ लीजिए, तो उन दोस्तों को हम आपका समक्ष आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं क्योंकि आजकल परीक्षाओं में इतने आसान संधि के प्रश्न नहीं आते कि ये भूल जाइए कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा विद्याधनालय बराबर विद्यालय या आपका हिमधनालय बराबर हिमालय में कौन सी संधि है। आजकल जो प्रश्न आते हैं थोड़े हाई लेवल के आते हैं और इसी का उदाहरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। परीक्षण मतलब जांच करना, जी हाँ दोस्तों टेस्टिंग करना। तो मुझे बताइए परीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा। देखते हैं आज कितने लोग ऐसे समझते हैं कि जो हिंदी भाषा होती है वह आसान होती है। दोस्तों आसान तो जरूर होती है क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि यदि व्याकरण का अच्छा ज्ञान नहीं रखते तो देखिए आज आपको पता लगेगा यह क्वेश्चन कितने विद्यार्थियों के द्वारा क्या है गलत किया जाता है। बस इंतजार कीजिए। तो फटाफट मुझे बताइए पहले खुद से परीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 विकल्प दोस्तों आपके समक्ष रखे गए हैं और इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो शब्द परीक्षण है, आपको इसका संधि विच्छेद बताना है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लें कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया दोस्तों आपका परिधन इक्षण, क्या दोस्तों विकल्प नंबर दूसरे का चयन जितने विद्यार्थियों ने कहा है वेरी गुड, इसका क्या है रॉन्ग आंसर। दोस्तों ये क्या आपका गलत है। इसी प्रकार जिन विद्यार्थियों ने 4th वाला सिलेक्ट किया यह तो गलत नहीं दोस्तों, महागलत है। इसी प्रकार बात कर लें
परिधन क्षण। हाँ, और जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 3 का चयन किया, जी हाँ दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 3 का चयन कीजिए, तो आपको भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विकल्प दोस्तों क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, परिधन ईक्षण बराबर क्या होता है, परीक्षण होता है। अब बात ये आती है दोस्तों कि सर परीक्षण का संधि विच्छेद 3 विकल्प गलत कैसे हुए, हमें कैसा पता लगेगा कि परी में छोटी ई की मात्रा आना है और ईक्षण में बड़ी ई की मात्रा आना है। आई होप आपके मन में यही प्रश्न चल रहा होगा कि सर आपको कैसे पता है या हमें कैसा पता लगेगा कि परी में या परी शब्द में छोटी ई की मात्रा लेना है और ईक्षण में बड़ी ई की मात्रा लेना है। तो उसका गजब कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, यही तो आज मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं आपके लिए जो प्रश्न लेके आया हूं उनको एग्जाम में डील कैसे करना है, उसकी धांसू ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। तो चलते हैं, फिलहाल तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिधन ईक्षण। यदि राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर क्या होगा, परिधन ईक्षण। अब हम देखने वाले हैं कि परी में छोटी ई की मात्रा और ईक्षण में बड़ी ई की मात्रा ही क्यों ली, हमने यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा क्यों नहीं ली और हमने यहाँ पर छोटी की मात्रा क्यों नहीं ली। चलिए तो इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं दोस्तों कि परीक्षण शब्द का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शब्द आपको क्या देखे रखा था, परीक्षण। शब्द था आपका क्या दोस्तों, आपका परीक्षण। अब हमें यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर मध्य पद में किसकी मात्रा आ रही है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। और हम सभी को पता है कि जिस शब्द में मध्य पद में बड़ी ई की मात्रा होती है वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। जिन शब्दों में मध्य पद में बड़ी ई की मात्रा हो तो समझ जाइए वहां पर संधि कौन सी होगी दोस्तों, आपकी दीर्घ संधि होगी। तो हमेशा ही क्या कीजिए कि मध्य पद में आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है तो उस बड़ी ई की मात्रा को वहां से क्या है, अलग कर दीजिए, निकाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो बड़ी ई की मात्रा है इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। आपको क्या करना है, बड़ी ई की मात्रा हमेशा ही मध्य पद से निकाल देना है और दिए गए शब्द को 2 भागों में विभाजित करना है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, बताइए। यहाँ पर यदि मैं बड़ी की मात्रा निकालूंगा तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, क्षण बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, क्षण होगा। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पर होगा। अब पर क्यों होगा, क्योंकि बताइए यदि र से मैंने बड़ी ई की मात्रा निकाली है, मतलब र को मैंने क्या कर दिया, स्वर रहित कर दिया, तो र के नीचे क्या लगाऊंगा, हलंत लगाऊंगा। क्योंकि मैंने कहा है जो भी शब्द दिया गया है पहला काम आपका ये है उसमें से बड़ी ई की मात्रा निकाल लीजिए। और जिन भी शब्दों में मध्य पद में बड़ी ई की मात्रा होती है वहां पर संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। अब करना क्या है, बड़ी की मात्रा निकाल ली और दिए गए शब्द को 2 भागों में क्या है, विभाजित कर देना है। तो जाहिर सी बात है र से जब आप स्वर निकालेंगे तो र कैसा हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। अर्थात इसमें र निकाल दिए तो र में हलंत मतलब र कैसा है, आधा है। और जो भी शब्द है उसको 2 भागों में क्या करना दोस्तों, विभाजित करना है। अब दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए, क्या कि दीर्घ संधि में जो रिजल्ट बड़ी ई आ रहा है ये बड़ी ई कब बनता है, जब पहले पद में क्या हो, छोटी ई या क्या हो दोस्तों, बड़ी ई हो। और इसका योग क्या हो, बाद में किससे हो, छोटी या बड़ी ई से हो। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या मिलता है, बड़ी या दीर्घ ई मिलता है। तो दीर्घ संधि में आपने पढ़ा होगा यदि किसी भी शब्द के प्रथम पद में छोटी या बड़ी ई हो और उसका योग बाद में छोटी या बड़ी ई से होता है तो हमेशा क्या बनती है, दीर्घ ई बनती है या बड़ी ई बनती है। और दीर्घ या बड़ी ई बनने के कारण ही इसे संधि क्या बोला जाता है, दीर्घ संधि बोला जाता है। अब देखिए हमें करना कुछ नहीं है, देखो पहले पद में 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो छोटी ई की मात्रा होगी या बड़ी ई की, दोनों लगा के देख लीजिए। बताइए यदि आप पर में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये परी बन जाएगा और यदि बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो यह हो जाएगा। तो हमने दोनों मात्रा यहाँ पर लगा ली। इस प्रकार क्षण में भी क्या होगा, या तो छोटी की मात्रा लगाऊंगा या तो किसकी मात्रा लगाऊंगा, बड़ी की मात्रा लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, छोटी की मात्रा ली तो ये क्षण बन गया और यदि बड़ी की मात्रा ली तो बन गया ई क्षण बन गया ये। अब हम सभी को पता है जब मैंने आपको संधि पढ़ाया था या फिर आने वाले समय में जब हम संधि पर वार्ता करेंगे तो संधि का ये नियम कहता है कि किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते समय दोनों पद कैसे होना चाहिए दोस्तों, सार्थक होना चाहिए।
दोनों पदों का अपना अपना कुछ मतलब निकलना चाहिए। यदि दोनों में से किसी एक पद का भी अर्थ नहीं निकलता है या फिर वह निरर्थक होता है या अर्थविहीन होता है तो वहां पर संधि नहीं होती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इन दोनों शब्दों में परी में छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी क्या आएगी, इक्षण में छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा आएगी, कैसे पहचान करें उसका तरीका देखिए। बताइए दोस्तों, यहाँ पर हमने कहा है कि परीक्षण का मतलब क्या होता है, जांच करना होता है या टेस्टिंग करना होता है। अब बताइए, यदि परी में मैं बड़ी ई की मात्रा ले लूंगा तो क्या परीक्षण में परियों की जांच की जाती है क्या? जी नहीं दोस्तों। यदि मैं परी शब्द में र में बड़ी ई की मात्रा ले लेता हूं तो यह अर्थविहीन हो जाएगा, क्योंकि परीक्षण में सिर्फ परीक्षण में परियों की जांच या टेस्टिंग नहीं की जाती। और यदि आपको ऐसा भी समझ में नहीं आता है तो आप देखिए, यहाँ पर जो परी में हमने छोटी ई की मात्रा वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परी एक उपसर्ग है और उपसर्ग में दोस्तों कभी भी आपका बड़ी की मात्रा नहीं आती। बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूं। आपने परिधन आवरण बराबर पर्यावरण सुना होगा, तो परी यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। और इस बात को नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही गजब का तरीका बता रहा हूं। इससे पहले कभी आपने नहीं सुना होगा क्या कि उपसर्ग में कभी भी बड़ी की मात्रा नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है ये तो गलत हो गया। सही कौन सा होगा, परी होगा, क्योंकि परी एक उपसर्ग है और उपसर्गों में कभी बड़ी की मात्रा दोस्तों नहीं होती है, हमेशा छोटी की मात्रा ही होती है। तो यहां से तो क्या हो गया, परी हो गया। अब बात आती, चल ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया है कि परी एक उपसर्ग है और वैसे भी परीक्षण में परियों की जांच तो नहीं की जाती है, इसलिए ये परी का मतलब तो परियों से हो जाएगा, एंजल्स हो जाएगा। इसलिए हम छोटी परी की मात्रा वाला है सही मान लेंगे। और वैसे ही परी एक उपसर्ग है, इसलिए बड़ी की मात्रा नहीं लेगा। अब बात आती है सर, इक्षण और ईक्षण, इन दोनों में से किसका चयन करें। तो दोस्तों याद रखिए, बहुत ही बढ़िया मैं तरीका बता रहा हूं क्या, कि जब भी छोटी ई या बड़ी ई के बाद, जब भी छोटी या बड़ी ई के बाद आपको छह छतरी का दिखाई दे, जब भी आपको छोटी ई या बड़ी के बाद छह छतरी का दिखाई दे, तो वहां पर हमेशा दोस्तों क्या होगा, छह के साथ बड़ी ई आती है। क्या बोल रहा हूं, जब भी आपको छह छतरी से पहले छोटी या बड़ी ई दिख जाए तो छह छतरी हमेशा ही, दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, इससे पहले कभी आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में और पूछे गए, उन पर भी वार्ता करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी छह छतरी से पहले छोटी या बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे तो हमेशा ही उस स्थिति में छह छतरी हम अपने साथ किसकी मात्रा लेगा, बड़ी ई की मात्रा लेगा। इसलिए ध्यान रहे, छह छतरी के साथ हम ये वाला इक्षण दोस्तों क्या है, गलत हो जाएगा। हम इक्षण कौन सा लेंगे, जिसमें दोस्तों क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। और इस ईक्षण का मतलब होता है, ये संस्कृत की धातु है, इस ईक्षण का मतलब क्या होता है, देखना होता है। इस ईक्षण का मतलब क्या होता है, देखना होता है। और किसे देखना, तो परि मतलब क्या होता है, चारों ओर, जैसे बोलते हैं परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, तो परिधन आवरण में क्या, परि का मतलब क्या है, चारों ओर। तो चारों ओर अच्छे से देखना या जांच पड़ताल करना ही किसी चीज की क्या कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। तो दोस्तों पुनः मैं अपनी एक बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो राइट आंसर क्या होगा, परिधन ईक्षण, सॉरी ईक्षण। अब देखो परिधन ईक्षण आपका सही होगा जिन विद्यार्थियों ने सिलेक्ट किया है। अब हमने परी क्यों लिया, क्योंकि परी अपने आप में क्या है, उपसर्ग है। और मैं आपसे कह रहा हूं उपसर्ग में कभी भी बड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने जितने भी उपसर्ग देखे होंगे, यहां पर देखिए अति, अभी, भी, परी, तो इन सभी उपसर्गों में किसकी मात्रा है दोस्तों, आपकी छोटी की मात्रा, इससे अतिक्रमण, अभिमान, इस प्रकार आपका वी से आप देखें विज्ञान, परि से पर्यावरण, या फिर आपका परिक्रमा, इस प्रकार से। तो उपसर्गों में दोस्तों कभी भी यहाँ पर बताइए इनमें बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही है। तो आपको ध्यान में रखना है, परि एक उपसर्ग है और उपसर्गों में बड़ी की मात्रा नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने कौन सी ई लेके रखी है, छोटी ई लेके रखी है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आपकी प्रथम पद में छोटी या बड़ी ई दिख जाए, जब भी छोटी या बड़ी के बाद छह छतरी का होता है, तो छह छतरी हमेशा ही अपने साथ कौन सी मात्रा लेगा, बड़ी ई की मात्रा लेगा। इसलिए यहाँ पर क्षण में हम छोटी की मात्रा नहीं जोड़ेंगे, कौन सी जोड़ेंगे, बड़ी की। तो क्या बन जाएगा, ईक्षण। तो परिधन ईक्षण बराबर क्या बन गया दोस्तों, परीक्षण बन गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। और यदि यह बात आपको समझ में आ चुकी है
तो इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन जो व्यापम या अन्य परीक्षाओं में या एमपीएसआई में या सीटेट में या एमपीटीटी में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आप मुझे करके दिखाइए। और प्रश्न आपके ये रहे डिस्प्ले स्क्रीन पर। अन्य उदाहरण में आपके समक्ष है, इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में क्या कि बताइए भाई परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षक, एग्जामिनर। इसी प्रकार से वीक्षक, वीक्षक मतलब क्या होता है? इन्विजिलेटर। इसी प्रकार प्रतीक्षा मतलब वेटिंग करना, और अधीक्षक मतलब सुपरिटेंडेंट। तो ये जो हमने अभी शब्द लिया था परीक्षण, परीक्षण से संबंधित कितने शब्द आपको मैंने बता दिए? 5। अब बताइए इन सभी में आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? छह छतरी का दिखाई दे रहा है। इन सभी में एक कॉमन बात यह है, इनमें सभी में क्या दोस्तों आपका छह छतरी है। और मैंने अभी आपसे कहा था कि जब भी छह छतरी दिख जाए तो छह छतरी से पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? बड़ी ई का प्रयोग किया जाएगा। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि परीक्षा का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? परिधन इच्छा। क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? परिधन इच्छा। और चूंकि यहाँ पर छह छतरी है इसलिए हमने कौन सी ली दोस्तों? बड़ी ई ली। और परी तो उपसर्ग इसलिए अपने साथ छोटी ई लेगा। इस प्रकार कोई पूछे था परीक्षक, तो परीक्षक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? परिधन इच्छक, जिसको हम एग्जामिनर कहते हैं। परिधन क्या बन जाएगा? इच्छक बन जाएगा। इस प्रकार वीक्षक मतलब इन्विजिलेटर होता है, तो वीक्षक का क्या बन जाएगा? विधन क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? इच्छक। तो यहाँ भी छह छतरी होने के कारण किसकी मात्रा ली जाएगी? बड़ी ई की ली जाएगी। और चूंकि यहाँ पर देखो ये वी उपसर्ग है इसलिए वी अपने साथ बड़ी ई की मात्रा नहीं लेगा, तो विधन इच्छा। इस प्रकार प्रतीक्षक में बताइए प्रतीक्षा में क्या होगा? प्रतिधन इच्छा। यहाँ भी छह छतरी होने के कारण किसकी मात्रा आएगी? दीर्घ ई की मात्रा आएगी। और अगेन यहाँ पे प्रति उपसर्ग है इसलिए प्रति के साथ कभी भी हम इस प्रकार से बड़ी ई का प्रयोग नहीं कर सकते, हमेशा छोटी ही ई की मात्रा का प्रयोग क्या है? किया जाता है। इस प्रकार बात कर लें अधीक्षक, तो अधीक्षक का क्या बन जाएगा दोस्तों? बात कर लें अधीक्षक की, तो अधीक्षक में क्या बनेगा दोस्तों आपका? यदि हम अधीक्षक की बात कर लें यहाँ पर, एक मिनट के दोस्तों, यहाँ पर अधीक्षक की बात कर लें तो अधीक्षक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों आपका? अधिधन इच्छक। तो अगेन छह छतरी होने के कारण यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी। और अधि अपने आप में क्या है? एक उपसर्ग है, इसलिए उपसर्ग में हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते। आप ऐसा लिखेंगे तो दोस्तों क्या है? गलत हो जाएगा। और एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए रहते हैं। तो आइए आप समझ गए होंगे। शब्द मेरा एक था, एक तीर 5 निशाने। एक तीर कितने हो गए? 5 निशाने। हमेशा ध्यान में रखना है, 2 चीजें यहाँ से आप सीखे हैं, इससे पहले आपने नहीं सीखी होगी दोस्तों। इतिहास में पहली बार एक कॉन्सेप्ट ने आपके समक्ष रखा है, किसी किताब में उल्लिखित नहीं मिलेगा। क्या कि कभी भी कोई उपसर्ग बड़ी ई से प्रारंभ नहीं होता है, उसमें बड़ी की मात्रा नहीं होगी। और दूसरी बात कि जब भी आपको छह छतरी से पहले छोटी या बड़ी का चयन करना पड़े तो छह छतरी हमेशा अपने साथ किसकी मात्रा लेगा? बड़ी ई की मात्रा लेगा। तो परीक्षक, परीक्षक, वीक्षक, प्रतीक्षक और अधीक्षक, ये सारे प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। और जब विकल्प इस प्रकार से आते हैं तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और 99% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को क्या है? गलत करके आते हैं। तो आज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि आजकल दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है क्या? निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। Which of the following is not an example of the novel of हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? मैंने आपको हजारी प्रसाद जी की टोटल 20 से 22 रचनाएं ट्रिक के माध्यम से बताई थी। अब मुझे आप रिकॉल करके याद करके बताइए, इसमें से एकमात्र कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन आपके पास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और सूरज का 7वां घोड़ा। बताइए इसमें से एकमात्र कौन सा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित नहीं है या कृत नहीं है या लिखा गया नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है? चलिए राइट आंसर की बात कर लेंगे कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन काल में कुल 4 उपन्यासों की ही रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास की यदि आपसे कभी बात करें, इनके चारों के चारों उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और चारों उपन्यास को याद करने की बहुत ही बढ़िया धांसू ट्रिक मैंने आपको बताई थी। और वह ट्रिक क्या थी दोस्तों? आपका यदि बात कर लें वह ट्रिक क्या थी? हजारी प्रसाद। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल कितने उपन्यास लिखे दोस्तों? 4। और चारों के चारों उपन्यास को याद करने की बढ़िया मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और वह ट्रिक क्या थी दोस्तों? बचपन। आपको एक शब्द याद करना है, बचपन। एक शब्द है आपका है बचपन। शब्द आपका कौन सा दोस्तों? बचपन। और इस बचपन शब्द में हर एक वर्ण को मैंने क्या लिख दिया? अलग अलग लिख दिया। हर एक वर्ण को क्या लिख दिया? अलग अलग लिख दिया। अब बचपन में बस आपको क्या याद रखना दोस्तों? बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा कई बार पूछा गया है। इनका प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है बाण भट्ट की आत्मकथा। और से क्या बन जाएगा? चारू चंद्रलेख। क्या बन जाएगा? चारू चंद्रलेख। अगला दोस्तों प से क्या बन जाएगा? पुनर्नवा। प से क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? पुनर्नवा। और न से क्या होगा? अनाम दास का पोथा। न से क्या बन जाएगा? अनाम दास का पोथा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद रखेंगे बचपन शब्द से इनके 4 उपन्यास, इन्होंने कुल 4 ही उपन्यास लिखे हैं। और उसकी धांसू ट्रिक आपकी है समझ रही है। इसकी पहले आपने ट्रिक नहीं पढ़ी होगी। तो इसकी ट्रिक क्या दोस्तों? बचपन। तो बचपन से आप चारों के चारों उपन्यास हमेशा के लिए क्या दोस्तों याद कर सकते हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। अब आपसे जो विकल्प दिए गए थे, विकल्प देख लीजिए दोस्तों कि विकल्प में आपको कौन कौन से दिए गए थे बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा भी लिखा है, चा से चारू चंद्रलेख, पा से पुनर्नवा और न से यहाँ पर क्या होना था? अनाम दास का पोथा, जो कि गलत दिया है। यहाँ पर क्या लिख दिया है? सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा हालांकि यह एक उपन्यास ही है, किंतु यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है दोस्तों? ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, सूरज का 7वां घोड़ा। इस प्रकार ये 3 उपन्यास तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं। सूरज का 7वां घोड़ा जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर दिया था, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आपने कॉन्सेप्ट लगाया है, इज द राइट आंसर। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? जी दोस्तों बहुत ही बढ़िया चीज पूछी गई है कि जो यमुना नदी है वह कौन सा इनका पर्यायवाची नहीं है। अभी आपसे संविदा के एग्जाम में पूछा गया था फरवरी मार्च में, संविदा वर्ग 1 और 2 में। बताइए कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अब मेरा उद्देश्य आपको यमुना जी के पर्यायवाची बताने का नहीं है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को डील कैसे किया जाता है, उसके धांसू ट्रिक में आपको आज बताऊंगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने किताब से यमुना जी के पर्यायवाची रट लिए। जब मैंने आपको पर्यायवाची या सिनोनिम शब्द बताए थे तो पर्यायवाची शब्द कैसे बनाए जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिनोनिम, तो पर्यायवाची शब्दों का निर्माण करने की भी यार आपको मैंने ट्रिक बताई थी, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और जिन विद्यार्थियों की पहले क्लास से कोशिश कीजिए इसमें से कौन सा आपका यमुना जी का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची आपको बताना है, या सिनोनिम या इसे समानार्थी कहा जाता है। क्या अर्कजा होगा, या शैलजा है, भानुजा है, या तरणी तनुजा है? तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि इसमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब राइट आंसर की बात कर लें कि भाई जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है शैलजा, जी दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर शैलजा सिलेक्ट किया है तो शैलजा इज द राइट आंसर। शैलजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अब क्यों नहीं है, और बाकी जो अर्कजा की बात कर लें, भानुजा की बात कर लें, या तरणी तनुजा की बात कर लें, ये तीनों ही यमुना जी के पर्यायवाची कैसे हुए, रटने की आवश्यकता नहीं है। पर्यायवाची शब्द जब हमारे परीक्षा में आते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। हम पर्यायवाची शब्दों को ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था, हम पर्यायवाची शब्दों को कैसे बना सकते हैं, रटने से काम नहीं होगा। तो ये 3 तो यमुना जी के पर्यायवाची है, किंतु शैलजा यमुना जी का पर्यायवाची नहीं है। तो फिर बात आती है कि सर हमें कैसे बताएं शैलजा पर्यायवाची नहीं है, और यदि शैलजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है तो किसका है? तो किसका है दोस्तों? यदि आप में से कमेंट बॉक्स में किसी को पता तो मुझे बताइए शैलजा किसका पर्यायवाची है।
और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, रटने की आवश्यकता नहीं है कि शैलजा इसका आंसर क्यों नहीं होगा। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट की बात करें तो समझिए ध्यान से दोस्तों, दो चीज होती है दोस्तों, एक आपका होता है जा और एक होता है जा। यदि किसी भी शब्द के अंत में, यदि मैं किसी भी शब्द के अंत में ज का प्रयोग करूं तो उसका मतलब होता है से जन्मा। ज का मतलब क्या होता है? से जन्मा। किसी भी शब्द के अंत में यदि आप ज जोड़ दें तो उसका मतलब क्या होगा? से जन्मा। और किसी भी शब्द के अंत में, और किसी भी शब्द के अंत में आप जा जोड़ दें तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों? से जन्मी। तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों आपका? से जन्मी। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि ज जोड़ दिया जाए किसी शब्द के अंत में तो उसका अर्थ होता है से जन्मा। किसके लिए? मेल के लिए। और यदि किसी शब्द के अंत में जा जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब होता है से जन्मी, किंतु यह किसके लिए? फीमेल के लिए। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। अब कैसे क्या सब मैं आपको समझा रहा हूं। दो चीजें ध्यान में रखिए, जब भी किसी शब्द के अंत में मैं ज प्रत्यय जोड़ देता हूं तो उसका अर्थ से जन्मे के रूप में होता है, जो कि मेल या पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा या पुरुष प्रधान होता है। और जब किसी शब्द के अंत में जा जोड़ दें तो उसका मतलब से जन्मी होता है, जो कि स्त्री प्रधान होता है या फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कैसे होता है वह भी देखिए दोस्तों। जैसे बताइए, यहां पर लिखा है जल, यहां पर लिखा है पंख। अब हमें पता है जल में यदि मैं ज जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? जलज। और जलज का अर्थ क्या होगा? से जन्मा, मतलब जल से जन्मा। और हमें पता है जल से जन्मा, जल में कौन पनपता है? कमल। तो यहाँ पर जलज किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का। अब बात करें सर, जल में तो सीप भी होता है, आपका गेंगा भी होता है, आपका सिंगाड़ा भी होता है, किंतु प्रधानता किसको दी गई है? कमल को। तो जल से पनपने के कारण या जल से जन्म लेने के कारण इसे जलजात भी कहा जाता है कमल को, और जलज भी कहा जाता है। अगला दोस्तों देखिए पंख। पंख मतलब क्या होता है? कीचड़। अब पंख में मैं जा जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? पंकज, अर्थात कीचड़ से जन्मा या पंख से जन्मा। तो कमल कहां पर जन्म लेता है? तालाबों में, पानी में और कीचड़ में। इसलिए कमल का एक पर्यायवाची क्या होता है? पंकज भी होता है। इस प्रकार हम बात करें नीर। नीर मतलब क्या होता है दोस्तों? जल। नीर मतलब क्या होता है? जल। और यहाँ पर जल जोड़ दें तो नीरज बन जाएगा। और नीरज भी किसका पर्यायवाची दोस्तों? आपका कमल का, क्योंकि नीर से जन्मा। तो नीर से जन्मा कौन? आपका कमल। तो इस प्रकार आप समझ गए जा जोड़ने से अर्थ किस रूप में होता है? से जन्मा। और जा जोड़ने से क्या आएगा? से जन्मी। जैसे हमें बताए सीता जी का जन्म कहां से हुआ था? भूमि से। सीता जी का जन्म कहां से हुआ था? भूमि से। इसका मतलब ये हुआ कि भूमि में यदि मैं जा जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका भूमिजा। क्या बन जाएगा? भूमिजा। और भूमि से जन्मी कौन कहलाती है? सीता जी। कौन कहलाती है दोस्तों? आपका सीता जी। इसी प्रकार और देखिए, यदि यहां पर मैं समुद्र, यदि यहां पर मैं समुद्र में क्या जोड़ दूं दोस्तों? जा जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका समुद्र जा। क्या बन जाएगा? समुद्र जा। और मुझे बताइए समुद्र से जन्मी या सागर से जन्मी कौन कहलाती है? लक्ष्मी जी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समुद्र जा किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का पर्यायवाची है। समुद्र से जन्मी कौन कहलाती है? समुद्र जा। अब मुझे बताइए तीसरा, शैल। बताइए शैल मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका क्या होता है? शैल में यदि मैं जा जोड़ दूं, शैल मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्वत। और पर्वत से जन्मी कौन कहलाती है? पार्वती जी। इसका मतलब है शैलजा किसका पर्यायवाची हो गया? पार्वती का हो गया। और जो कि विकल्प में दे के रखा था कि यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हमें पता है कि शैल में क्या जोड़ा है? जा। और शैल मतलब होता है आपका पर्वत, इसलिए इन्हें शैल पुत्री भी बोला जाता है। इस प्रकार गिरी मतलब भी क्या होता है? पर्वत। गिरी में जा जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? गिरिजा। और गिरिजा मतलब गिरने के लिए नहीं करने, गिरिजा का मतलब है पर्वत से जन्मी, क्योंकि गिरी मतलब ही क्या होता है? पर्वत। तो पर्वत से जन्मी या इनकी आपका ये किसकी पुत्री है? हिमालय पुत्री कहलाती हैं, इसलिए इन्हें हिमालय कन्या भी कहा जाता है, शैल पुत्री कहा जाता है, शैल सुता कहा जाता है, शैलजा कहा जाता है या गिरिजा कहा जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य आप समझ गए कि भैया शैल का मतलब है पर्वत, और पर्वत से जन्मी कौन कहलाती है? पार्वती, क्योंकि इनके पिता का नाम हिमाचल था, हिमालय था। तो इस प्रकार से अब दोस्तों क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पर आइए कि जो बच्चे आपके 3 थे, ये यमुना के पर्यायवाची कैसे हो गए? अर्कजा,
भानुजा और तरणी तनुजा ये यमुना के पर्यायवाची कैसे हो गए, तो भाई समझिए यदि आप थोड़े शास्त्रों का या ग्रंथों का ज्ञान रखते हो तो आपको पता है कि शास्त्रों में यमुना को सूर्य की पुत्री कहा गया है और यम को उनका भाई कहा गया है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जो यमुना जी किसकी पुत्री मानी जाती है, सूर्य की, सूर्य पुत्री ने कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार, और यम को इनका क्या है, भाई कहा जाता है। तो इस प्रकार यदि हम कहें कि यमुना जी का जन्म कैसे हुआ है, सूर्य से हुआ है या सूर्य की पुत्री कहलाती है। अब इनका जन्म यदि सूर्य से हुआ है तो हमें पता है यमुना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और फीमेल के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, जा। मतलब यदि सूर्य के पर्यायवाची में मैं जा जोड़ दूं तो किसके पर्यायवाची में जाएंगे, यमुना का। देखिए संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा अर्क मतलब क्या होता है, सूर्य, और हमने यहाँ पर क्या जोड़ के रखा है, जा। तो अर्कजा का मतलब क्या होगा, सूर्य से जन्मी कौन कहलाएंगी, यमुना। इसी प्रकार संस्कृत में आपने भानु की विभक्तियां पढ़ी होगी, भानु 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 है इस प्रकार से, तो भानु मतलब भी क्या होता है, सूर्य। तो इसी प्रकार भानुजा था सूर्य से जन्मी कौन कहलाएंगी दोस्तों, आपकी यमुना जी होगी। अब तरणी मतलब भी क्या होता है, सूर्य होता है। तरणी मतलब क्या होता है दोस्तों, सूर्य होता है। और तनुजा किससे बोला जाता है, पुत्री को। तनुजा किससे बोला जाता है, पुत्री को। यहाँ पर आप ध्यान रखिए तनज, तनज मतलब तो क्या होता है आपका, पुत्र होता है। और यहाँ सॉरी तनुज मतलब पुत्र होता है, और तनुजा मतलब क्या होता है दोस्तों, पुत्री होता है। क्योंकि मैंने अभी कहा है कि जा का प्रयोग मेल के लिए और जा का प्रयोग किसके लिए, फीमेल के लिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि तनुजा का मतलब क्या है, पुत्री, और सूर्य पुत्री कौन कहलाती है, यमुना। तो एकमात्र विकल्प आप पाएंगे कि शैल मतलब हो गया पर्वत, और शैल से जन्मी, शैल से जन्मी कौन कहलाती है, पार्वती। तो शेष तो आपके तीन किसके पर्यायवाची हो गए, यमुना के, और शैलजा किसका पर्यायवाची दोस्तों, यमुना का पर्यायवाची है। तो आई होप आपकी ट्रिक पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 6 कर चुके हैं, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, जीके में आपसे कई बार पूछा गया है क्या, कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपसे जीके में, रेलवे एसएससी में भी पूछा जा चुका है, और साथ ही साथ हिंदी के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही है, क्योंकि हिंदी की समाचार पत्र की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था जो सप्ताह में सिर्फ एक दिन, जो कि था ट्यूसडे या मंगलवार, ये सिर्फ मंगलवार के दिन प्रकाशित होता था। तो उस समाचार पत्र का नाम तो देखिए रखा है उदंत मार्तंड, आपको उसके संपादक का नाम बताना है, जिसका प्रकाशन 30 में 1826 को कलकत्ता से दोस्तों किया गया था। हालांकि जो भी यहाँ पर इसके संपादक थे वे कानपुर के रहने वाले थे, कानपुर निवासी थे। कानपुर से वो कहाँ गए थे दोस्तों, कलकत्ता गए थे, और कलकत्ता से उन्होंने उदंत मार्तंड समाचार पत्र का क्या दोस्तों प्रकाशन किया था, जो सप्ताह में एक बार मंगलवार के दिन या हर मंगलवार को क्या है प्रकाशित होता था। तो मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पर प्रथम हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर ऑफ हिंदी, आपको हिंदी भाषा के पहले साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक का नाम बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपको ये भी आपको पता है दोस्तों, क्योंकि 30 तारीख को पहला हिंदी का साप्ताहिक समाचार पत्र निकला था, इसलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस भी आपसे पूछे कब मनाया जाता है, 30 मई को ही मनाया जाता है। यहाँ से एक चीज और भी ध्यान रखना है कि चूंकि 30 मई को ही पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, इस कारण हिंदी पत्रकारिता दिवस आपसे पूछा जाए तो हिंदी पत्रकारिता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, आपका 30 तारीख को मनाया जाता है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि इसका सर राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर दिया है श्याम सुंदर सेन, जी दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर दिया है श्याम सुंदर सेन इज द राइट
आंसर नहीं है। ये दोस्तों क्या है, गलत आंसर है। राइट आंसर होगा यहाँ पर पंडित जुगल किशोर। जी हाँ दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है, पंडित जुगल किशोर इज द राइट आंसर। पंडित जुगल किशोर जो कि कानपुर निवासी थे, इन्होंने ही 30 मई को सबसे पहले प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड की क्या दोस्तों क्या है, प्रकाशित किया था। अब दोस्तों उदंत मार्तंड से आपको कितनी चीज में ध्यान में रखनी है। आपका पहला क्वेश्चन तो ये बन जाए, बताइए हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, तो आंसर क्या आएगा, उदंत मार्तंड। दूसरा आपसे पूछे इसकी प्रकाशन तिथि क्या थी, तो वह आपको ध्यान में रखना है 30 मई 1826, और इसी कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी आपसे पूछे तो याद रखना है हिंदी पत्रकारिता दिवस भी कब मनाया जाता है, 30 मई को। अच्छा, प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ था ऐसा पूछे तो आपको आंसर क्या ध्यान में रखना दोस्तों, आपका कलकत्ता। क्या रखना दोस्तों, आपका कलकत्ता। और यदि आपके संपादक पूछ ले तो क्या आएगा, पंडित जुगल किशोर। बात आती है कि सर जिन विद्यार्थियों ने रटा हुआ है या जिनको पता है तो वो तो बता देंगे, किंतु बाई चांस ऐसा हो फ्यूचर में या भविष्य में किसी परीक्षा में पूछा जाए और 4 आपके विकल्पों में से आप कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या बताइए, पंडित जुगल किशोर, हमें पता है किशोर किसे बोला जाता है, जो 10 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, किशोर बोला जाता है। आपने सुना भी होगा किशोरावस्था। क्या है, किशोरावस्था का मतलब है 10 से 15 साल के बच्चों के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, किशोर। किंतु यहाँ पर समझने के लिए मान लेते हैं, क्योंकि जो 18 से 26 साल के जो किशोर हैं, क्या है, इसलिए को सन भी याद हो जाएगा। 18 से 26 से आपको सन याद करना है, तो ऐसा कर लीजिए कि 18 से 26 साल तक के जो किशोर होते हैं, जो बालक होते हैं, हालांकि 18 से 26 तक के बालकों की तो कैटेगरी नहीं होती, व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। फिर भी हमने ट्रिक से मान लिया कि 18 से 26 साल, 18 से 26 साल के जो किशोर होते हैं, जो बालक होते हैं, काफी उदंत होते हैं। कैसे होते हैं, उदंत होते हैं, मतलब मार्तंड होते हैं, काफी उत्पाद मचाते हैं, काफी मस्ती करते हैं, काफी उदंत होते हैं, काफी मारपीट करते हैं या मस्ती करते हैं। तो मस्ती करते हैं तो आपने समझ आएगा कि भैया आंसर क्या है, पंडित जुगल किशोर। तो कैसे याद किया, देखो ईयर भी याद हो गया। 18 से 26 साल के जो किशोर होते हैं वो कैसे होते हैं, उदंत होते हैं, अर्थात क्या है, मस्ती करते हैं, काफी आपके मारतंड करते हैं, उदंत होते हैं, काफी खूंखार होते हैं या काफी उत्पात मचाते हैं या शैतानी करते हैं। तो इस प्रकार से याद रहेगा कि 18 से 26 भी आपको याद हो गया कि जो 18 से 26 साल के जो किशोर होंगे, जो बालक होंगे, काफी मस्ती करते हैं, काफी कैसे होते हैं, उदंत होते हैं। इस प्रकार से आपको याद रहेगा कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन है, पंडित जुगल किशोर। तो आपको याद रहेगा दोस्तों। यदि ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। हमें निशार दुआवना की आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपके लिए सारी फैकल्टीज मेहनत करती है। आपका सिर्फ काम इतना है कि आपको क्या दोस्तों, सिर्फ लाइक की बटन प्रेस करना है और आपके समक्ष जो फैकल्टी पढ़ा रहा है उसके मनोबल को क्या दोस्तों बढ़ाना है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको चयन करना है निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है। अब पहले तो बात करें जिन लोगों ने छंद नहीं पढ़ा है या जो अल्प ज्ञान रखते हैं छंद या मैट्रिक्स का, तो आपको बता दूं कि एक छंद में साधारणतः 4 चरण होते हैं। पंक्तियां कितनी होती है, 2। पंक्ति के 1/4 भाग को हम क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। तो 2 पंक्तियों में कितने चरण होंगे, 4, या 1/4 या 1/4 हिस्से को हम चरण बोलते हैं। तो 2 पंक्तियों में 4 चरण होते हैं। और ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में समान आपकी मात्राएं हो, ऐसा छंद क्या कहलाता है, सममात्रिक छंद कहलाता है। मैं अपनी परिभाषा को पुनः रिपीट कर रहा हूं कि सममात्रिक छंद कहने का मतलब है ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में कैसे दोस्तों, समान मात्राएं हो, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हो, तो ऐसा छंद दोस्तों क्या कहलाता है, सममात्रिक छंद कहलाता है। तो कई बार आपसे परीक्षा में छांटने को दे दिया जाता है कि निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है या निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है। तो आपको चयन करना है इसमें से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है। विकल्प आपके सामने है दोस्तों, दोहा, चौपाई, रोला और गीति का बताइए।
चार छंदों में से एकमात्र कौन सा छंद है जो सममात्रिक छंद नहीं होता, मतलब हो सकता है उसके किसी न किसी चरण में समान मात्राएं नहीं पाई जाती हो और शेष तीन विकल्पों के चारों चरण में समान मात्राएं होने के कारण उसे क्या बोला जाता है, सममात्रिक छंद बोला जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि भाई जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है दोहा, तो दोहा इज द राइट आंसर। दोस्तों दोहा के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं नहीं होती। जैसे हम बात करेंगे चौपाई की, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, आप सभी को पता है। आप चौपाई पढ़ते हैं रामचरितमानस में, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हमने यही कहा है ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हुए हो उसे क्या बोला जाता है, सममात्रिक छंद बोला जाता है। तो यहाँ पर दोहा दोस्तों सममात्रिक छंद नहीं है, बाकी चौपाई भी सममात्रिक छंद का उदाहरण है, रोला भी सममात्रिक छंद का उदाहरण है और हरि गीति का भी सममात्रिक छंद का उदाहरण है। एकमात्र दोहा सममात्रिक छंद के अंतर्गत नहीं आता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दोहा होगा। अब बात आती है सर जिनको पता है वो तो ठीक है, बट इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, तो वही तो मैं आपके समक्ष लाया हूं दोस्तों। आज हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल धांसू ट्रिक से, एक अलग ही कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं। तो बताइए सममात्रिक छंद का आपसे पूछें तो आपकी जो ट्रिक होगी सममात्रिक छंद को याद करने की जो ट्रिक क्या होगी दोस्तों, ध्यान रखिए। चार गीत हरि, ट्रिक हमारी क्या दोस्तों, आपका चार गीत हरि। इससे आप सारे के सारे जन दोस्तों यही आपकी धांसू ट्रिक है। इस ट्रिक से आप चारों के चारों जो भी आपके सममात्रिक छंद उसका पता लगा सकते हैं। ट्रिक हमारी क्या है, चार गीत हरि। अब बताइए चार से क्या बन जाएगा दोस्तों, चार से आपको क्या याद रखना है, चौपाई। क्या रखना दोस्तों आपका, चौपाई। र से आपको क्या याद रखना दोस्तों आपका, रोला। अगला आपको दोस्तों गीत से क्या याद रखना दोस्तों आपका, गीतिका। गीत से क्या याद रखना दोस्तों आपको, गीतिका। और हरि से क्या याद रखना दोस्तों आपको, हरि गीतिका। हरि से क्या याद रखना दोस्तों आपका, हरि गीतिका। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ये चारों के चारों कैसे हैं दोस्तों, आपके सममात्रिक छंद हैं। इनके प्रत्येक छंद में समान मात्राएं होती हैं। और ट्रिक हमारी क्या है, चार गीत हरि तुम, या चार गीत हरि। और चार गीत हरि का मतलब है चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। ये चारों के चारों दोस्तों क्या होते हैं, आपके सममात्रिक छंद होते हैं। क्या दोस्तों, आपके सममात्रिक छंद होते हैं। तो आई होप आप कभी नहीं बोलेंगे इस ट्रिक को। इस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा। अदरवाइज कितना भी रट लीजिए कि ये दोहा, चौपाई या ये छंद आते हैं तो आप भूल जाएंगे, किंतु इस ट्रिक से आप हमेशा दोस्तों क्या है, ध्यान में रखेंगे। चलिए तो ये ट्रिक यदि पसंद में आई हो तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्या है, शाखा मृग व मृगेंद्र किसके पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों यहाँ पर अब देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, इसके पीछे के लॉजिक के यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं कि शाखा मृग और मृगेंद्र किसके पर्यायवाची शब्द हैं। चार विकल्प आपके समक्ष रखे गए हैं, लाल पंडा शेर, या बंदर या शेर, कौवा या हिरण, या लाल पंडा और हिरण। बताइए दोस्तों यहाँ पर शाखा मृग और मृगेंद्र किसके पर्यायवाची है। कई बार आपसे प्रश्न दोस्तों क्या है, पूछा गया है। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों कि शाखा मृग और मृगेंद्र किसके पर्यायवाची शब्द हैं। शाखा मृग और मृगेंद्र किसके पर्यायवाची शब्द हैं। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा गया है। पहले आप कोशिश कीजिए, फिर इसके पीछे के कॉन्सेप्ट या लॉजिक को मैं आपको बताऊंगा इसे करना कैसे है, या इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे डील किया जाता है दोस्तों। चलिए राइट आंसर की बात कर ले। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते से काफी जो आपके मित्र हैं हमारे, काफी हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो खुश होंगे। चलो
बढ़िया प्रश्न सर ने पूछा है। हमें इन सभी को तो पता है कि मृग मतलब हिरण होता है, और वो यहाँ पर मृग को देखकर यदि हिरण वाले ऑप्शन में चले गए तो भैया लाल पंडा और शेर तो नहीं हो सकता, बंदर या शेर नहीं हो सकता, या तो आंसर हमारा कौवा या हिरण होगा या फिर लाल पंडा या हिरण होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने या तो फोर्थ सिलेक्ट किया है लाल पंडा और हिरण, बिल्कुल गलत है, और कौवा या हिरण भी सिलेक्ट किया है, बिल्कुल क्या दोस्तों गलत है। यहाँ पर जो विद्यार्थी, अब देखो एक रटने वाला विद्यार्थी यही होता है जो किताब से पढ़कर जाता है, और आजकल एग्जामिनर भी वही प्रश्न देखता है जिसमें आप क्या है उलझ जाए। आप यहाँ पर मृग देख के हिरण के चक्कर में नहीं रहेगा, ना तो आपको हिरण काम आएगी ना तो किरण काम आएगी जीवन में दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रहे, मृग का मतलब यहाँ पर हिरण तो होता है, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मृग एक तत्सम शब्द है, मृग का मतलब हिरण होता है। किंतु दोस्तों यहाँ पर मृग के कारण आप हिरण वाले ऑप्शन में ना जाएं। हिरण शब्द यहाँ पर सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। तो बात आती है कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आप लॉजिक को समझ गए तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन क्यों ना मिल जाए आप 2 मिनट या 2 सेकंड में कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों हमें इतना तो पता है सभी को कि मृग मतलब क्या होता है हिरण, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पढ़ाया गया है, ये किताबों में दिया रहता है, और मैं भी बिल्कुल इस तथ्य से आपका बिल्कुल एग्री करता हूँ, सहमत हूँ कि मृग मतलब क्या होता है हिरण होता है, मृग मतलब क्या होता है हिरण होता है। किंतु दोस्तों बताइए, अब हिरण वाले ऑप्शन से हम करने गए, हमारे दोनों आपके गलत हो गए, तो राइट आंसर क्या होगा, या फिर मृग मतलब होता क्या है। दोस्तों इतना तो पता है, चलो ठीक है, कि मृग मतलब हिरण होता है, किंतु वास्तविक अर्थ की बात करें, यदि वास्तविकता की बात करूं तो यहाँ पर जो मृग शब्द आया है, ध्यान रखिए आपको काफी नई चीज बता रहा हूं, इतिहास में पहली बार, इससे पहले कभी ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, कि ध्यान रहे मृग का अर्थ होता है विचरण करने वाले या घूमने वाले। क्या बोल रहा हूं, मृग का मतलब होता है विचरण करना या घूमना या उछल कूद करना। या फुदकना। बहुत ही नई चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इस ऐसे तथ्य आपको किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा बताया जाता है, और जो चीज कहीं पर न मिले वह चीज संदीप सर के द्वारा दोस्तों क्या बताई जाती है, हम सभी को रटा हुआ है। मृग मतलब हिरण होता है, किंतु मैं आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मृग का वास्तविक अर्थ, मृग का अर्थ विचरण के संदर्भ में क्या आता है, विचरण करना या घूमना या उछल कूद करना या फुदकना। तो आपको इसका मतलब क्या हुआ, देखो मतलब जंगल में जितने भी आपके जानवर होते हैं, चाहे वे विचरण करने वाले हो, घूमने में सक्षम हो, उछल कूद करने में सक्षम हो या फुदकने में सक्षम हो, जैसे चिड़िया फुदकती है या फिर बंदर उछल कूद करते हैं, या फिर शेर हुआ, खरगोश हुआ, हाथी हुआ, या तमाम जितने भी जानवर हुए वो क्या करते हैं, विचरण करते हैं, मतलब जंगल में घूमते रहते हैं। तो उन सारे जानवरों के लिए, उन सारे विचरण करने वाले जानवरों के लिए एक कॉमन नाम क्या दिया गया है, मृग दिया गया है। बहुत ही नई चीज बता रहा हूं कि आपके जंगल में विचरण करने वाले, घूमने वाले जानवर, चाहे वे उछल कूद करने वाले हो, चाहे फुदकने वाले हो, या जमीनी सतह पर घूमने वाले हो, या वृक्ष की डाल पर उछल कूद करने वाले हो, जंगल के समस्त जानवरों जो विचरण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, उनको एक कॉमन शब्द से संबोधित किया जाता है, और वह क्या होता है दोस्तों, मृग होता है। वह क्या होता है दोस्तों, आपका मृग होता है। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है एक शब्द होता है इंद्र, हमें पता है देवताओं का राजा कौन था, इंद्र, क्योंकि इंद्र का मतलब ही क्या होता है, राजा। इंद्र का मतलब दोस्तों क्या होता है, राजा। बहुत ही नई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान समझिए, इससे पहले कभी आपने नहीं देखा होगा कि मृग मतलब क्या होता है, सारे घूमने फिरने वाले जानवरों को किस शब्द से संबोधित किया जाता है, मृग मतलब समझ जाइए, जानवर सारे जो विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं जंगल में। और इंद्र का मतलब किससे, राजा से। इंद्र का मतलब क्या है, राजा। इंद्र शब्द का मतलब ही होता है राजा या नरेश से। तो देखिए, मृग और इंद्र को जोड़ दूं, यदि मृग धन इंद्र को मैं जोड़ दूं तो मुझे पता है मृग धन इंद्र बराबर लड़कों का नाम भी रखा जाता है, क्या बन जाएगा, मृगेंद्र। क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका मृगेंद्र। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी दोस्तों, आपकी गुण संधि। यह गुण संधि का उदाहरण है।
क्योंकि जिस शब्द में भी मध्य में, जिस शब्द में दोस्तों मध्य में यदि एक की मात्रा होती है तो एक की मात्रा होने पर संधि कौन सी बनती है? गुण संधि होती है। तो मृग धन इंद्र को मैंने मिला दिया तो क्या बन गया? मृगेंद्र बन गया। क्या बन गया दोस्तों? मृगेंद्र बन गया। अब देखिए मृग का मतलब तो क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाले सारे जानवर, और प्लस इंद्र, तो इसका मतलब होता है मृग धन इंद्र बराबर मृगेंद्र। इसका तात्पर्य निकलता है कि जंगल में घूमने वाले सभी जानवरों का राजा कौन होता है? शेर होता है दोस्तों। क्या होता है? शेर होता है। अर्थात मृगेंद्र किसका पर्यायवाची होगा दोस्तों? शेर का पर्यायवाची हो गया। रटने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया गजब का कॉन्सेप्ट ने आपको बताया है कि मृग मतलब विचरण करने वाले और उनका राजा। तो जंगल में सारे जानवर, चाहे उछल कूद करते हो, चाहे जमीनी सतह पर घूमते हो, सभी जंगली जानवरों का राजा कौन होता है? शेर होता है। इसलिए तो इसे क्या बोला जाता है? मृगेंद्र बोला जाता है। अब बताइए मृग मतलब हिरण, और हिरण का राजा, सिर्फ राजा, इससे जो जंगल का राजा शेर होता है वो सिर्फ हिरण के ऊपर राज करता है क्या? नहीं करता है। इसलिए बताइए यहाँ पर मृग का अर्थ हिरण से लूंगा क्या? नहीं लूंगा। मृग का मतलब होता है समस्त घूमने वाले जानवर या विचरण करने वाले जानवर, और जंगल के सभी घूमने वाले जानवरों का पर किसका अधिकार होता है? उसका राजा कौन होता है? शेर होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो निकल कर आ गया कि यहाँ पर मृगेंद्र, मृग धन इंद्र, तो मृगेंद्र किसका पर्यायवाची हो गया? शेर का हो गया। अब बताइए अभी हमने कहा था कि मृग का मतलब क्या होता है? विचरण करना, और एक शाखा से दूसरी शाखा पर, जो पेड़ की डालियां होती हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कौन विचरण करता है? कौन उछल कूद करता है? बंदर। यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया था शाखा मृग। बताइए मृग मतलब तो क्या होता है? उछल कूद करना। और कहां पर उछल कूद करना? शाखाओं पर। तो पेड़ की शाखाओं पर जनरली उछल कूद कौन करता है? बंदर करता है। इसका मतलब ये है कि भाई शाखा मृग किसका पर्यायवाची हो गया? बंदर का। और यहाँ पर मृगेंद्र किसका हो गया? शेर का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों मैंने ट्रिक आपको बताई है। ऐसे कॉन्सेप्ट दोस्तों कहीं किसी किताब में दिए नहीं रहते हैं, और कई बार आपके तत्व दोस्तों पूछे जाते हैं। इस सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। आपको इतना ध्यान में रखना है कि भैया मृग मतलब होता है हिरण, किंतु हमने नई चीज जो सीखी है कि मृग का मतलब होता है विचरण करना या घूमना, या दोस्तों क्या है? घूमना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इससे आपके जो राइट आंसर क्या होगा? शेर और बंदर। अब हमारे क्वेश्चन को चलते हैं। वही क्वेश्चन आपको यही देख रखा था कि शाखा मृग और मृगेंद्र किसके पर्यायवाची है? तो मृग मतलब घूमना, और शाखाओं पर घूमने वाला, उछल कूद करने वाला कौन होता है? बंदर। तो ये बंदर का पर्यायवाची हो गया। मृगेंद्र, मृग मतलब विचरण करना, और इंद्र मतलब जानवर। तो जंगल में सभी विचरण करने वाले जानवरों का राजा कौन? शेर। तो इस प्रकार जिन भी विद्यार्थियों ने यदि विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है और काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न था, तो आपको ध्यान में रखना है मृगेंद्र और शाखा मृग किसके पर्यायवाची हैं? बंदर और शेर के। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। मोहन को शेर से डर लगता है। यहाँ पर जो आपका वर्ण या शब्द बोल्ड करके रखा गया है से, आपको बताना से में कौन सा कारक है? मोहन को शेर से डर लगता है में कौन सा कारक है? आपको यहाँ पर जो देखे रखा है, हाईलाइट करके रखा है से, इसमें आपको कारक की पहचान करना है कि यहाँ पर से कौन सा कारक होगा। क्या करण कारक होगा, या अपदान कारक होगा, या संबंध कारक होगा, या अधिकरण कारक होगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुझे बताइए कि मोहन को शेर से डर लगता है। अरे मोहन क्या, हम लोगों को शेर से डर लगता है, ठीक है ना? तो मोहन को शेर से डर लगता है में आपको से में कारक की पहचान करना है। 4 विकल्पों में इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझका इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बात करें कि हमें पता है हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। और 8 कारक की एक लिस्ट आपने बचपन में पढ़ी होगी कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, आपका संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे और। इसका मतलब है हिंदी में 8 कारक होते हैं। अब बताइए से किस कारक की विभक्ति होती है? 8 कारकों में से किस कारक की विभक्ति होती है? तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को
करण से। तो यहाँ पर करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से होती है। और अपादान से, और क्या है दोस्तों आपका? अपादान से। अपादान कारक की विभक्ति भी क्या होती है? से होती है। तो इस प्रकार में दो चीज यहाँ पर देखिए, भैया जो से विभक्ति होगी, यदि राइट आंसर या तो करण होगा या अपादान होगा, क्योंकि करण और अपादान दोनों ही कारक की विभक्ति क्या होती है? से होती है। दोनों ही कारकों की विभक्ति क्या होती है दोस्तों? से होती है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर हो गए उनको पहले काट दीजिए। संबंध कारक नहीं होगा, ना ही दोस्तों क्या है? अधिकरण कारक होगा। ये दोनों तो कैसे हो चुके दोस्तों? आपके गलत हो चुके हैं। अब बात आती है कि चूंकि सर आपने कहा है करण और अपादान कारक दोनों ही कारक की विभक्ति तो समान होती है, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल आपके मन में जाहिर सी बात है, यह प्रश्न विचलित कर रहा होगा, आपको भ्रमित कर रहा होगा कि सर आप कर रहे हैं करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति होती है से, किंतु हम कैसे पहचाने? तो दोस्तों ध्यान में रखें, करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्तियां तो समान है, किंतु अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। तो करण का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको ट्रिक में समझा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखें। करण कारक पे बात कर लें तो करण कारक को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? आपका इंस्ट्रूमेंटल बोला जाता है। और करण कारक के अर्थ की बात करें, करण कारक का जो अर्थ होता है वह क्या होता है दोस्तों? साधन। करण कारक में करण का मतलब क्या होता है? साधन, माध्यम या जरिया। तो करण का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका साधन, माध्यम या जरिया। अब बताइए यहाँ पर यदि मैं कह रहा हूं करण का मतलब साधन से होता है, किसी माध्यम से होता है, इसका मायने यह हुआ कि वाक्य में जब कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह साधन क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। क्या कह रहा हूं कि वाक्य में कर्ता जब क्रिया करेगा और क्रिया करने के लिए उसका जो साधन होगा, तो हमेशा करण की जो विभक्ति होती है, करण की जो विभक्ति होती है कौन सी दोस्तों? से। करण की जो विभक्ति होती है से, ये किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? साधन, माध्यम या जरिया। जैसे मैंने कहा कि राजू फल से आपका फल, राजू आपके चाकू से फल काटता है। क्या? एक उदाहरण मैं यहाँ पर ले लेता हूं। क्या? राजू चाकू से फल काटता है। या दूसरा हमने कहा मोहन गेंद से खेलता है। अब मुझे बताइए इन दोनों वाक्यों में कर्ता कौन है? राजू और मोहन। और इनके द्वारा कौन सी क्रिया जा रही? एक बार काटने की क्रिया की जा रही है और खेलने की क्रिया की जा रही। तो बताइए राजू चाकू से फल काटता है, कारक कौन सा है? से। किंतु यहाँ पर से अर्थ के संदर्भ में लिया गया है कि भैया फल काटने के लिए राजू का साधन क्या है? चाकू है। मतलब चाकू यहाँ पर क्या बन जाएगा? करण कारक बन जाएगा। इसी प्रकार मोहन गेंद से खेलता है। ये क्रिया जो है खेलना, ये खेलना क्रिया मोहन किस साधन से कर रहा है? उसका माध्यम क्या है? उसका जरिया क्या है? गेंद। तो गेंद भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? करण कारक हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि करण कारक का प्रयोग हमेशा साधन के संदर्भ में किया जाता है। जैसे मैंने कहा हम नाक से सांस लेते हैं, तो ब्रीथिंग करना, सांस लेने के लिए मेरा साधन क्या है? नाक है। मैं क्या, आप लोग भी नाक से सांस लेते हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार हम कहें कि हम वायुयान से शिमला पहुंचे, तो शिमला पहुंचने के लिए मेरा साधन क्या है? वायुयान है। या फिर मैं कहूं कि यहाँ पर राजू लकड़ी से मेज बनाता है, टेबल बनाता है, तो मेज या टेबल बनाने के लिए तो साधन क्या है? लकड़ी है। तो आई होप आप समझ होंगे कि करण कारक में विभक्ति तो होती है से, किंतु से का प्रयोग हमेशा साधन या माध्यम या जरिए के द्वारा, जरिए के अर्थ में लिया जाता है कि जब कर्ता कोई क्रिया करता है तो क्रिया करने के लिए उसका साधन क्या है। चलिए, तो करण कारक तो आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपादान कारक। अपादान कारक बताइए, अपादान कारक की विभक्ति भी क्या होती है? से। अपादान कारक की विभक्ति भी क्या आती है? से। किंतु यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर अंतर यह है कि अपादान का जो अर्थ होता है वह कैसा होता है? अलगाव या अलग। अलगाव या अलग।
यहाँ पर जब अपदान में से होता है तो जब एक संज्ञा या सर्वनाम या एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो जाती है, उनमें अलगाव हो जाता है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपदान कारक होता है। जैसे मैंने कहा वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब मुझे बताइए यहाँ पर वृक्ष एक संज्ञा है, पत्ता एक संज्ञा है, यहाँ पर पत्ता किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। तो जब एक वस्तु दूसरी चीज से अलग होती है, उनमें अलगाव होता है, वहां पर कौन सा आपका कारक होता है? अपदान कारक होता है। तो ध्यान रहे, करण और अपदान कारक दोनों की विभक्ति होती है से, किंतु करण में जब से आता है तो उसका अर्थ साधन या माध्यम के संदर्भ में लिया जाता है, जबकि अपदान में जब से होता है तो उसका अर्थ अलग होने के संदर्भ में निकलता है। जैसे मैंने कहा गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलना मतलब क्या? हिमालय से अलग हो रही है। या फिर मैंने कहा कि आपके आसमान से बूंदे गिरी, तो यहाँ पर बूंदे किससे अलग हो चुकी है? आकाश या आसमान से। या फिर मैं कहूं और उदाहरण लीजिए कि आपका बात करें कि बंदर छत से कूदा। अब बंदर और छत, बंदर किससे अलग हो गया? छत से कूदा। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से या एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा सर्वनाम से अलग होती है, तो वहां पर क्या होता है? अपदान कारक होता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि जब अलगाव की बात हो, चीजें अलग हो रही हो, आप किसी वस्तु या चीज से दूर जा रहे हो, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपदान कारक होता है। अब आ जाइए दोस्तों प्रश्न की ओर कि प्रश्न आपका क्या था। देखिए, मोहन को शेर से डर लगता है, बताइए। यहाँ पर से, अब से करण कारक हो गया क्या? नहीं। ये तो आप बोलेंगे सर मोहन को डर लग रहा है, तो क्रिया डर लगना फियर, और डर लगने का साधन क्या है? शेर। आप ऐसा ही बोल सकते हैं सर शेर यहाँ पर साधन है, क्योंकि शेर के कारण ही मोहन को डर लग रहा है। किंतु एक बात बताइए, जब साधारणतः आपकी बात कर लीजिए, मेरी बात कर लीजिए, जब किसी व्यक्ति के मन में डर का भाव होता है, यदि किसी चीज से डर लग रहा है, तो व्यक्ति बताइए उस स्थान से दूर होने की कोशिश करेगा या उसके निकट जाने की कोशिश करेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे डर लग रहा है कि भाई मुझे शेर से डर लग रहा है, मैं शेर के पास भी जा रहा हूं। ऐसा होगा क्या? नहीं। यदि शेर आपके समक्ष है तो आप उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कहूं लोगों को सांपों से डर लगता है, अब लोगों को सांपों से डर लगता है, तो बताइए लोग सांपों के निकट जाने की कोशिश करेंगे या उनसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि डर लगने के संदर्भ में, चूंकि डर लगने के संदर्भ में व्यक्ति दूर हो जाता है उस स्थान से, क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जब डर की बात होती है तो ध्यान में रखेंगे, डर के संदर्भ में कौन सा कारक होता है? अपदान कारक होता है। जहां पर डर होगा व्यक्ति वहां से चीजों को अपने आप को क्या है? दूर करने की कोशिश करेगा। और जब एक संज्ञा सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो, बताइए यहाँ पर मोहन भी संज्ञा है और शेर भी संज्ञा है। जब मोहन को डर लग रहा है तो मोहन शेर से क्या करेगा? दूरी बनाएगा। और जब दूरी की बात होती है, चीजों के अलग होने की बात होती है, वहां पर कौन सा कारक होता है? अपदान कारक होता है। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी कि करण और अपदान कारक में दोस्तों क्या अंतर होता है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11, उपमा अलंकार के कितने भेद या टाइप्स या प्रकार होते हैं? जी दोस्तों, आसान सा प्रश्न, मुझे बताइए उपमा अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? ऑप्शन आपके पास है 3, 4, 5 या 2। बताइए उपमा अलंकार के कुल कितने भेद या प्रकार होते हैं? उपमा अलंकार के कुल कितने भेद या प्रकार होते हैं? दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार कितने भेद होंगे? चलिए तो राइट आंसर की बात करें, जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट का चयन किया है 3, तो 3 इज द राइट आंसर। उपमा अलंकार के कितने भेद प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 ही होते हैं। उपमा अलंकार के कितने भेद प्रकार होते हैं? 3। अब महत्वपूर्ण ये सर 3 कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अब एक बार संविदा शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया था कि निम्न में से उपमा अलंकार का कौन सा भेद नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से 3 तो भेद थे, चौथा नहीं था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 3 कौन कौन से होते हैं। आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि उपमा अलंकार के 3 भेद तो होते हैं, किंतु 3 कौन कौन से होते हैं। जी दोस्तों 3 कौन कौन से होते हैं वह आपको बताना। देखिए
अब उपमा अलंकार के 3 भेद कौन कौन से होते हैं उसी शब्द में छिपा है। जो शब्द है उपमा अलंकार, मतलब जब एक वस्तु की तुलना मैं दूसरी वस्तु से करता हूं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार, ठीक है ना। जब एक वस्तु की तुलना या एक व्यक्ति की तुलना हम दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। हम बोलते हैं हम उसके समान उसकी उपमा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उपमा अलंकार के कितने भेद होंगे, 3। अब देखो इसकी ट्रिक इसी में छिपी हुई है। 3 कौन कौन से होते हैं, ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। ऊ को छोड़ दीजिए, ऊ को छोड़ दीजिए, क्या बचा आपका, पा और मैं। तो पा से आपको याद रखना है पूर्णोपमा। क्या याद रखना है दोस्तों आपको, पूर्णोपमा, एक बन गया। अगला क्या दोस्तों, मां। तो मां से आपको क्या रखना, मालोपमा। माल से आपको क्या रखना है दोस्तों आपका, मां से आपको याद रखना है मालोपमा। तो एक भेद हो गया पूर्णोपमा, दूसरा हो गया मालोपमा, और तीसरा और अंतिम बताइए कि यहाँ पर आपको पा से मैंने पूर्णोपमा बना लिया, मां से मालोपमा बना लिया। अब देखो ऊ को हटा दिया, यहाँ पर एक होगा लुप्तोपमा। एक क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, लुप्तोपमा। क्योंकि बताइए उपमा शब्द में ल को क्या कर दिया गया है, लुप्त कर दिया गया है, ऐसा भी समझ सकते हैं। आपको ल को छिपा दिया गया है। तो 3 आपके प्रकार बनेंगे उपमा अलंकार के। कौन कौन से दोस्तों, आपके पूर्णोपमा, मालोपमा और आपका लुप्तोपमा। तो इस प्रकार 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। तो उपमा अलंकार के कितने आपके दोस्त होंगे, तो होंगे आपके 3, पूर्णोपमा, मालोपमा, हाँ पूर्णोपमा, मालोपमा और लुप्तोपमा। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि पूर्णोपमा अलंकार, उपमा अलंकार के 3 भेद होंगे, पूर्णोपमा, मालोपमा और लुप्तोपमा, जिसकी ट्रिक इसी उपमा शब्द में छिपी थी। पा से पूर्णोपमा बना लिया, मां से मालोपमा बना लिया, और ल छिपा था तो लुप्तोपमा का मतलब ही होता है जिसमें आपके उपमा अलंकार के कुछ अंग आपके छिपे हुए हैं। अब ये पूर्णोपमा, मालोपमा, लुप्तोपमा होता क्या है, जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा तो डिटेल में हम सारी चीजों को देखेंगे। चलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। राघव शब्द में प्रत्यय का चयन करना है। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और कई बार लोग यहाँ पर स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं। मुझे राइट आंसर बताइए, राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्या अब प्रत्यय, अच्छा प्रत्यय मतलब क्या होता है, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत या पीछे जोड़े जाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जो या ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ या प्रारंभ में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं, वह क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, मुझे बताइए क्या होगा, राघव शब्द में अंत में कौन सा शब्दांश है जो प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त है। क्या अब होगा या वह होगा या अ होगा या अब होगा। देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर पता है। 99% लोग जो किताबों से पढ़ते हैं रट के चले जाते हैं या बोलते हैं उपसर्ग या प्रत्यय तो आसान है। मुझे बताइए अब राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, फिर इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। इससे पहले कभी दोस्तों आपने नहीं पढ़ा होगा। बताइए फिलहाल आप अपने ज्ञान के आधार पर कि राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो चूंकि हमने कहा था प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 का चयन किया है वावंशी का, वेरी गुड। इसका क्या है, रॉन्ग आंसर। ये दोस्तों क्या है, गलत है। और जिन विद्यार्थियों ने अब का चयन किया है, जी दोस्तों अब का चयन किया है, ये तो गलत नहीं दोस्तों, क्या है, महागलत है। इस प्रकार अब में का चयन किया है, वह में हमने हलंत लगा दिया है, ये तो भी क्या दोस्तों गलत है। राइट आंसर की बात कर ले तो राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, आ प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है किंतु है, और ऐसे प्रश्न तो परीक्षा में पूछे जाते हैं। राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अ प्रत्यय है। अब अ प्रत्यय कैसे है उस तथ्य को जानिए दोस्तों कि अ प्रत्यय यहाँ पर कैसे है। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों, यहाँ पर मैं अ प्रत्यय का जादू आपको बता रहा हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अ प्रत्यय का जादू। दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे क्या कि जब भी हम अ प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम अ प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, ऊ का परिवर्तन यदि किसी पद में जो ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा
किसमें चेंज हो जाती है दोस्तों? आपकी छोटे ऊ की मात्रा किसमें चेंज हो जाएगी? ब वंशी में हो जाएगी। मतलब जब भी आप किसी शब्द में किसका प्रयोग करेंगे? आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आपको छोटी ऊ की मात्रा हटाकर, छोटे ऊ की मात्रा हटाकर क्या प्रयोग करना है दोस्तों? व वंशी प्रयोग करना है। अब आपसे क्या पूछा गया था? राघव। दोस्तों किसी भी शब्द में यदि आपसे उपसर्ग या प्रत्यय पूछा जाए तो पहली प्राथमिकता आपकी यह रहनी चाहिए कि उस शब्द में मूल शब्द क्या है। डायरेक्ट कभी भी जब उपसर्ग प्रत्यय की पहचान करने में लग जाएंगे तो मेरा दावा है कई बार आप दोस्तों क्या है, फंस जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि राघव जो शब्द दिया था, जो आपको शब्द है राघव, इसमें मूल शब्द क्या है? तो राघव शब्द किससे बना है? रघु से बना है। किससे बना है? रघु से। अब मैं कौन सा प्रत्यय हम देख रहे हैं? आ। तो रघु में यदि मैं आ प्रत्यय जोड़ दूं, क्या बन जाएगा? रघु में आ प्रत्यय जोड़ दूं, तो मैंने अभी कहा है कि जब भी आप आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो आ प्रत्यय जोड़ने से जो छोटे ऊ की मात्रा है वह तो किसमें चेंज हो जाएगी? बम। ये पहला तरीका है। पहला जो परिवर्तन होगा वह यह होगा कि आ प्रत्यय जोड़ने से छोटे ऊ की मात्रा किसमें चेंज हो जाएगी? व में। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रारंभ में जो आ स्वर है वह किसमें चेंज हो जाता है? आ में। प्रारंभ में जो आ स्वर होगा वह किसमें चेंज हो जाएगा? आ में। तो बताइए रघु में रा में प्रारंभ में कौन सा स्वर है? आ स्वर है। और हमने कहा है जब आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो आ से क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो र को मैंने क्या कर दिया? रा और घा। अब हमने कहा है कि छोटे ऊ की मात्रा किसमें चेंज हो जाती है? बा में। तो क्या बन जाएगा? राघव बन जाएगा। अर्थात रघु की संतान क्या कहलाती हैं? राघव कहलाती हैं। भगवान श्री राम के संदर्भ में आपने सुना होगा कि रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। तो यहाँ पर रघु की संतान क्या कहलाई? राघव कहलाई। इस प्रकार राघव में मूल शब्द था कौन सा? रघु। रघु में अप्रत्यय जोड़ने से प्रारंभ में जो भी वर्ण होगा उस वर्ण में जो स्वर छिपा होगा उस स्वर में आ है, तो आ से क्या कर देना है? आ कर देना है। तो र का क्या कर दिया? रा कर दिया। और हमेशा छोटे ऊ की मात्रा किससे परिवर्तित होगी? वा से। तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा हटाकर उसके स्थान पर क्या लगा दिया? वा लगा दिया। तो राघव में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? आ प्रत्यय था जो कि छिपा हुआ था। तो ये आ प्रत्यय का मैंने क्या बताया है? जादू बताया है। ऐसे कॉन्सेप्ट को किताबों में दोस्तों नहीं मिलते हैं। यदि ट्रिक पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करें। चलिए इसी प्रकार कौन कौन से शब्द हैं वह भी देखिए। इसी प्रकार और शब्द में आपके समक्ष लेके आऊं कि कौन कौन से शब्दों में परीक्षा में पूछा गया है। तो यह देखिए कौन कौन से शब्द बनते हैं, बताइए। मनु, धनु, यदु और पांडु। आपने मानव का नाम सुना होगा, दानव, यादव, पांडव। इन सभी में भी आपसे पूछे कि बताइए मानव, दानव, यादव और पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या आएगा? अ। और अप्रत्यय ही क्यों है बताइए। मानव की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मनु की। हम सभी किसके संतान है? मनु की संतान है। अब बताइए मनु में मैंने आ प्रत्यय जोड़ दिया, तो बताइए माँ से, माँ में कौन सा स्वर है? आ। तो आ किसमें चेंज हो जाएगा? आ में। आ किसमें चेंज हो गया दोस्तों? आपके आ में चेंज हो गया। आ किसमें चेंज हो गया दोस्तों? आपके आ में चेंज हो गया। और आपकी छोटे ऊ की मात्रा किसमें चेंज हो गई? वा में। और आ का क्या कर दिया? आ कर दिया। तो मनु की संतान क्या कहलाई? मानव। अब धनु, धन, आ। तो बताइए द से क्या बन गया? द बड़ा आ कर दिया। और छोटी की मात्रा किसमें बदल गई? बा में। तो धनु की संतान क्या कहलाई? दानव कहलाई। आपने सुना होगा जो धनु थी, धनु के गर्भ से जितने भी संतानें उत्पन्न हुई थी उन्हें धनु जी की संज्ञा दी गई थी। सारे सारे क्या उत्पन्न हुए थे? राक्षस। तो धनु की संतान क्या कहलाई? दानव। इस प्रकार यादव, यादव जो लोगों की सरनेम होती है, यादव किसकी संतान कहलाती है? यदु की। तो मूल शब्द क्या है? यदु। तो आ प्रत्यय जोड़ने से यह किसमें बन गया? आ में बन गया। और छोटे ऊ की मात्रा किसमें चेंज हो गई? वा में। इस प्रकार महाभारत में कौरवों और पांडवों की बात करें तो बताइए जो पांडव थे 5, वे किसके संतान थे? राजा पांडु की। किसकी संतान थे? राजा पांडु की। तो पांडु की संतानें क्या कहलाई? पांडव कहलाई। और बताइए यहाँ पर तो ऑलरेडी आ है, तो आ से बड़ा आ होगा क्या? नहीं होगा, आ ही रहेगा। बस छोटे ऊ की मात्रा के स्थान पे क्या आएगा?
वह वंशी हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे क्या कि मनु की संतान मानव कहलाई, धनु की संतान दानव कहलाई, यदु की संतान यादव कहलाई और पांडु की संतान क्या कहलाई, पांडव कहलाई। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इन सभी में कौन सा आपका दोस्तों प्रत्यय छिपा हुआ है, इन सभी में अप्रत्यय छिपा हुआ है। और अप्रत्यय के इस्तेमाल से आ किसमें चेंज हो जाता है, आ में, और छोटा ऊ किसमें चेंज हो जाता है, वंशी में। बस ये दो चीजें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न, तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो जिन भी विद्यार्थियों ने नेताइन चुना है, जी हाँ दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने नेताइन चुना है, वेरी गुड, इसका क्या है, रॉन्ग आंसर। नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेताई नहीं होता है, नेतानी भी गलत होगा और नेताणी भी गलत होगा। यदि किसी में से आप में से किसी ने भी कमेंट किया है नेत्री, तो नेत्री इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री होगा। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में भ्रमित करने के लिए दिया जाता है और विद्यार्थियों को पता भी नहीं लगता है कि हम कैसे मान लें, हमने तो कभी सुना ही नहीं है कि नेता का नेत्री भी होता है। अरे आपने सुना है, यदि मैं नेता शब्द का, दोस्तों ध्यान रहे, यदि मैं नेता शब्द का नेत्री यदि यहाँ पर स्त्रीलिंग मान रहा हूं, इसकी वजह होगी क्यों, बताइए। यहाँ पर आपने सुना है एक्टर, एक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिनेता। अब बताइए अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, अभिनेत्री। क्या होता है दोस्तों, अभिनेत्री होता है। तो वही तो मैंने किया है, मैंने यहाँ पर जो अभि उपसर्ग था उसे हटा दिया, यहाँ पर अभि को मैंने हटा दिया और आपसे क्या पूछा, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, नेत्री होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, अभिनेत्री होता है। राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है, रानी होता है, ठीक है ना। इस प्रकार आप ध्यान में रखेंगे कि नेता का नेत्री है, क्यों, क्योंकि हमने सुना है अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, अभिनेत्री होता है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने नेत्री का चयन किया था, नेत्री इसका क्या है, राइट आंसर। और यह प्रश्न भी आपसे कई बार दोस्तों क्या परीक्षा में पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, चित्ररेखा किसकी प्रसिद्ध कृति या रचना। जी दोस्तों, कई बार पूछा गया ये प्रसिद्ध रचना, मुझे बताइए चित्ररेखा किसकी कृति या रचना है, चित्ररेखा किसकी कृति या रचना है। चार विकल्प आपके समक्ष रखे गए हैं, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती। मुझे बताइए यहाँ पर चित्ररेखा किसकी प्रसिद्ध कृति या रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया है, हालांकि बहुत ही कम विद्यार्थियों को पता होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जी दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध रचना है चित्ररेखा, कई बार पूछी गई है। अब बात आती है सर हमें कैसा याद रहेगा, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति कौन सी है, चित्ररेखा। यहाँ पर रेखा ने किसका चित्र देखा, राम का चित्र देखा। हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी कि रेखा ने किसका चित्र देखा, राम का चित्र देखा। तो इस प्रकार से आपको हमेशा याद रहेगा कि राम कुमार वर्मा की जो कृति कौन सी है, चित्ररेखा। और ट्रिक क्या है कि रेखा ने किसका चित्र देखा, तो राम का चित्र देखा था। चित्ररेखा किसकी रचना होगी, राम कुमार वर्मा की यहाँ पर क्या दोस्तों रचना होगी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर एक अलंकार से प्रश्न आपके समक्ष रहा है, सबकी बेगम वे गम रहे में कौन सा अलंकार है, सबकी बेगम वे गम रहे में कौन सा अलंकार है। श्लेष होगा, यमक होगा, अनुप्रास होगा या उपमा अलंकार होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दीजिए। सबकी बेगम वे गम रहे में कौन सा अलंकार है, श्लेष, यमक, अनुप्रास या उपमा अलंकार। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। यहाँ पर सबकी बेगम बेगम रहे में कौन सा अलंकार होगा। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो जिन भी विद्यार्थियों ने यदि यमक अलंकार का चयन किया है तो यमक अलंकार
इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब बताइए यमक अलंकार में होता क्या है? यमक अलंकार का एक उदाहरण हमें हमेशा स्मृति में याद रहता है बचपन से कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यह खाए बोराए बापाए बोराए। मतलब कनक शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा। जब व्यक्ति को सोना मिल जाता है तब भी वह घमंड में या अभिमान में या गर्व में पागल सा हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार धतूरा खा लेने के बाद व्यक्ति क्या है? पागल हो जाता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है 2 से अधिक बार, और दोनों ही बार शब्दों के अर्थ कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? कि यमक अलंकार में कोई भी शब्द या तो 2 बार आएगा या 2 से अधिक बार आएगा, किंतु कंडीशन ये रहती है कि दोनों ही बार उस शब्द का अर्थ कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। मुझे बताइए यहाँ पर यमक अलंकार का यदि हम उदाहरण है तो इस पंक्ति में कौन सी शब्द की आवृत्ति हुई है? बेगम। कौन सा शब्द 2 बार आया है दोस्तों? आपका बेगम। अब मुझे बताइए यमक अलंकार की परिभाषा कहती है शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, किंतु दोनों ही बार वो शब्द जितनी बार आएगा उतने ही बार उसके अर्थ कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो मुझे बताइए बेगम के क्या यहाँ पर 2 अर्थ हैं क्या? जी बिल्कुल है। एक बेगम का मतलब क्या है? रानी साहिबा। एक का मतलब क्या है? रानी साहिबा। और दूसरे में क्या लिखा है? बेगम। इस बेगम का मतलब है यहाँ पर बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और बे का प्रयोग हमेशा नहीं के संदर्भ में किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं बेरोजगार, बिना रोजगार का। बेगम मतलब बिना गम का। तो पंक्ति बहुत बढ़िया है। सबकी बेगम बेगम रहे, मतलब बेगम का मतलब क्या है? बिना गम या टेंशन के रहे। यहाँ पर गम का मतलब चिपकाने वाले गम से नहीं दोस्तों। आपको लग जाए कि रानी के पास क्या बिना गम है, मतलब कोई चिपकाने की स्टिक नहीं है, ठीक है ना। तो सबकी बेगम बेगम रहे का मतलब है सबकी बेगम मतलब सभी की रानी है। पहले बेगम का मतलब क्या है? रानी। और बेगम रहे अर्थात क्या है? बिना गम की रहे, बिना किसी टेंशन की रहे। तो बेगम शब्द कितनी बार आया है? 2 बार, और दोनों ही बार अर्थ अलग अलग है। पहले बेगम का मतलब है रानी से, और दूसरी बेगम का मतलब है बिना गम के रहे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर यमक अलंकार इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। स्वर संधि के कितने भेद प्रकार होते हैं? जी दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट आंसर इसका दीजिए। स्वर संधि आपने पढ़ी होगी, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। किंतु आपसे संधियों के प्रकार नहीं पूछे, आपसे स्वर संधि के भेद पूछ लिए गए हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे दोस्तों आंसर दीजिए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? चलिए राइट आंसर की बात करें तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर कमेंट किया है दोस्तों 5 इज द राइट आंसर। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। अब महत्वपूर्ण यह है, रटना नहीं है सर 5 कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद या प्रकार नहीं है। तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि 5 तो होते हैं, किंतु 5 कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान में रखना दोस्तों, यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वर संधि के आपने जो 5 आंसर दिया है वह 5 भेद कौन कौन से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए स्वर संधि के 5 भेद या प्रकार कौन कौन से होते हैं। आंसर तो बिल्कुल सही है 5, किंतु 5 कौन कौन से होंगे वह मुझे बताइए। चलिए, तो जिन विद्यार्थियों को तो पता है वेरी गुड, किंतु इसकी धांसू ट्रिक देखिए। जिन भी विद्यार्थियों को यदि पता नहीं है कि भाई स्वर संधि के कितने भेद होते हैं 5, और यदि पता भी है तो संख्या याद रहती है, नाम याद नहीं रहते, तो बढ़िया से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। भाई इस समय जो आपको लड़का पढ़ा रहा है, जो बॉय पढ़ा रहा है वो कैसा है? अच्छा, मतलब मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ कि आपको जो इस समय लड़का पढ़ा रहा है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है, एक कैसा है? गुड बॉय है। तो बस आपको यही ट्रिक ध्यान में रखनी दोस्तों। ट्रिक आपकी क्या है? स्वर संधि के 5 भेदों को याद करने की ट्रिक दोस्तों क्या है? आ गुड बॉय। आ क्या आपका? गुड बॉय। इस समय एक अच्छा लड़का आपको क्या है? पढ़ा रहा है। स्वर संधि के 5 भेदों को याद करने की ट्रिक क्या है आपकी? आ गुड बॉय। अब आज से आपको क्या ध्यान में रखना दोस्तों? अयादी संधि। आज से क्या याद रखेंगे? अयादी संधि। दूसरा यहाँ पर आए G-O-O, तो G-O-O गु से यहाँ पर क्या रखेंगे? गुण संधि। G-O-O गु से आपको क्या लिखना है? गुण संधि। तीसरा दोस्तों क्या है? D, तो D से क्या याद होगा दोस्तों? दीर्घ संधि।
डी से क्या होगा, दीर्घ संधि। और बी से क्या बन जाएगा, चौथे नंबर पे बी से क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, वृद्धि संधि। क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, वृद्धि संधि। और लास्ट में क्या बचा है, वाई, तो वाई से दोस्तों क्या हो जाएगा, यण संधि। क्या बन जाएगा दोस्तों आपका, यण संधि। तो आई होप यह ट्रिक भी आपको पसंद आ रही है दोस्तों। सारी हिंदी या कंप्यूटर में आपको ट्रिक से ही बताता हूँ। कोशिश रहती है कि हमेशा सारे विद्यार्थियों को याद रहे। स्पेशली संविदा शिक्षक वालों को, तो जब वो शिक्षक बनेंगे कल को विद्यार्थियों को, छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ाना है तो हम तो आसानी से याद कर लेते हैं, 5 होते हैं। किंतु जब छोटे बच्चों को, या फिर आप शिक्षक बनोगे, या फिर स्पेशली लड़कियां जब शिक्षक बनेगी, छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार की ट्रिक्स बताएंगी तो बच्चों को काफी मजा आएगा कि भाई हमारी मैडम पढ़ाती भी अच्छी है और दिखती भी अच्छी है। ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रहे, स्वर संधि कितने वेद होते हैं, 5। और पांचों वेदों को याद करने की ट्रिक क्या है, अ गुड बॉय। अ गुड बॉय में अ का मतलब है अयादि से, जी डबल ओ गु से गुण संधि, डी से दीर्घ संधि, बी से वृद्धि संधि, और वाई से क्या है, यण संधि। तो स्वर संधि के कितने वेद होते हैं, 5। और 5 कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको ट्रिक से आपको बता दी। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको छायावाद पढ़ाया था कि छायावाद क्या होते हैं और छायावाद के पिलर्स किसे कहा जाता है। मतलब वो 4 स्तंभ जिन्होंने छायावाद पे सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी हैं। पहले तो छायावाद क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो सारे कवि या लेखक जो प्रकृति को, जो नेचर को अपनी माँ मानते हैं और प्रकृति के सौंदर्य का मानव के प्रति वर्णन करते हैं, प्रकृति और मानव के प्रेम का वर्णन करते हैं, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, या सिंपल के प्राकृतिक रचनाएं लिखते हैं। तो वो 4 कवि और लेखक आपको बताना है जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, किंतु 4 में से एक कौन से नहीं है। मतलब उन 4 कवियों ने सबसे ज्यादा प्राकृतिक रचनाएं लिखी हैं और प्राकृतिक रचनाएं लिखने वाले कवियों को छायावाद के नाम से जाना जाता है। जो छायावाद के 4 स्तंभ, आपसे यही पूछा गया है जो छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं, मतलब 4 कवि कौन कौन से हैं, उसमें से आपको एक का चयन करना है, कौन नहीं है। क्या जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि नहीं है, या सुमित्रानंदन पंत नहीं है, या महादेवी वर्मा नहीं है, या रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन एक छायावाद के स्तंभ नहीं है। तो विकल्प क्रमांक 4 में से किसी एक का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। छायावाद के 4 स्तंभ में से कौन एक स्तंभ में शामिल नहीं होते हैं। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने रामधारी सिंह दिनकर, जी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का चयन किया है, वेरी गुड, इज द राइट आंसर। छायावाद के 4 स्तंभ में जयशंकर आपका रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं होते हैं। तो फिर बात आ जाती है कि सर छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो छायावाद के 4 स्तंभों को, छायावाद के 4 स्तंभों को याद करने की धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। छायावाद के 4 स्तंभ, 4 स्तंभ का मतलब है वो 4 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रकृति की रचनाएं लिखी है। तो 4 स्तंभों को याद करने की, 4 स्तंभों को याद करने की ट्रिक आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, प्रसुमन। हमारी ट्रिक क्या दोस्तों आपका, प्रसुमन। प्रसुमन से आप हमेशा याद कर सकते हैं कि छायावादी कवि कितने हैं, 4। अच्छा, अब प्रसुमन का मतलब क्या हुआ, तो प्रस से दोस्तों आपको याद रखना है प्रसाद। प्रेस से मतलब क्या रखना है, प्रसाद। और प्रसाद का मतलब किससे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद का मतलब किससे दोस्तों आपके, जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार आगे बात करें सु से, दूसरा आपको सु से क्या याद रखना है दोस्तों आपका, सुमित्रानंदन पंत। सु से आपको क्या रखना है दोस्तों आपका, सुमित्रानंदन पंत। दूसरे छायावादी कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। अगला मां से दोस्तों, मां से क्या आएगा, महादेवी वर्मा। मां से क्या रखना दोस्तों आपको, महादेवी वर्मा भी कैसी है, छायावादी कवि में आती है, प्रकृति संबंधी काफी रचना लिखी है। अच्छा, न से क्या याद रखना चौथे नंबर पे, न से क्या याद रखना दोस्तों आपको, निराला। न से क्या याद रखना, निराला। और निराला का मतलब किससे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी दोस्तों, न से निराला, और निराला का मतलब किससे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से है।
तो इस प्रकार ये 4 कवि ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा छायावाद अर्थात प्रकृति से संबंधित रचनाएं लिखी है। कौन कौन ने? जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, महादेवी वर्मा ने और निराला था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, कौन सी? प्रसुमन। जी दोस्तों, ट्रिक क्या आपकी है? प्रसुमन। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? देखो प्रसुमन। प्रसुमन में ट्रिक से बाहर कौन जा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 18 ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर भी राइट आंसर की बात करें तो जब आपसे पूछे रसों की कुल संख्या कितनी होती है, तो रसों की कुल संख्या तो कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। कुल संख्या पूछे, रसों की कुल संख्या पूछे तो आंसर कितना आ गया? 9। किंतु जब भरत मुनि का पूछ लिया जाए तो भरत मुनि ने कितने माने दोस्तों? 8 माने हैं। 8 इज द राइट आंसर, क्योंकि भरत मुनि ने माना है। भरत मुनि का जो शास्त्र है, कई बार पूछा जाता है, इनका प्रसिद्ध कौन सा है? नाट्य शास्त्र। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनके अनुसार नाटक में 8 रस ही होते हैं। मतलब जो 9वां रस होता है शांत रस, इस 9वें शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना है। इसलिए इनके अनुसार रसों की संख्या जब भी पूछे जाए तो संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 8 होगी, क्योंकि इनके अनुसार नाटक में 8 रस ही होते हैं, 8 ही प्रकार के आनंद होते हैं। शांत नामक आनंद का अनुभूति नहीं होती है इनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। इसलिए कितने रस आपको याद में दोस्तों? आपके 8। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि शब्द असफलता में मूल शब्द क्या है? जो आपको शब्द दिया गया है असफलता, इसमें मूल शब्द क्या है? दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आपसे किसी शब्द में मूल शब्द पूछ लिया जाए तो ध्यान दें। यहाँ पर थोड़ा लिखने से पहले, कमेंट करने से पहले, मूल शब्द का मतलब है उस शब्द में से उपसर्ग और प्रत्यय, सारे उपसर्गों को हटा दीजिए, सारे प्रत्ययों को हटा दीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय को हटाने के बाद जो शब्द बचेगा वही क्या होगा दोस्तों? मूल शब्द होगा। चलिए बताइए, राइट आंसर मुझे बताइए, शब्द असफलता में मूल शब्द क्या होगा? शब्द असफलता में मूल शब्द क्या होगा? चलिए राइट आंसर की बात करें, जिन विद्यार्थियों ने असफल चुना है ये भी गलत है। यदि सफल चुना है तो बात करें, यह भी आपका गलत है। सफलता चुना है तो यह भी मूल शब्द क्या है दोस्तों? गलत है। राइट आंसर क्या होगा? फल होगा। बताइए असफलता में मूल शब्द फल कैसे हुआ? भाई देखिए, बताइए असफलता शब्द क्या दिया गया था? असफलता। यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय क्या है? ता। यदि यहाँ से ता प्रत्यय में हटा दूं, ता यहाँ पर दोस्तों क्या है? प्रत्यय है। ता प्रत्यय को यदि हटा दूं तो कितना शब्द बच जाएगा मेरे पास? असफल। क्या बच जाएगा? असफल। अब बताइए, क्या असफल मूल शब्द होगा क्या? नहीं, मैंने कहा है मूल शब्द तो एक ऐसा शब्द होता है जिसमें ना तो उपसर्ग होना चाहिए ना तो प्रत्यय होना चाहिए। तो प्रत्यय तो मैंने क्या कर दिया? यहाँ से अलग कर दिया। अब क्या बच गया? असफल। बताइए असफल मूल शब्द है क्या? नहीं, अभी भी इसमें एक उपसर्ग लगाए। कौन सा? आ। जो व्यक्ति सफल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? असफल, क्योंकि आ उपसर्ग का प्रयोग हम नहीं के संदर्भ में करते हैं। तो यहाँ पर यदि आ को हटा दूं, यहाँ से मैंने अब किसको हटा दिया? आ उपसर्ग को भी हटा दूं तो क्या बच जाएगा दोस्तों? सफल। क्या बच जाएगा? सफल। अब मुझे बताइए, क्या सफल मूल शब्द है क्या? जी नहीं। क्यों? इसमें अभी भी एक उपसर्ग है सा, और सा उपसर्ग का प्रयोग में साथ के रूप में करता हूं, जिसे बोलते हैं सपरिवार, मतलब परिवार के साथ। सप्रेम मतलब प्रेम के साथ। तो अभी भी इसमें क्या जोड़ा है? सा, मतलब जो फल सहित, जो परिणाम सहित है वही तो सफल है। जो परिणाम सहित है वही तो आपका सफल है। तो यहाँ से अगेन में सा उपसर्ग को पुनः आपका हटा देता हूँ। फिर क्या बच जाएगा? फाइनली आपको क्या बच जाएगा? फल। इसका मतलब है कि जिन्होंने फल चुना था, जिन्हें फल पसंद है, तो वही तो आंसर क्या होगा? सही होगा। फल में पहले हमने स जोड़ा, सफल बन गया। फल में देखो स जोड़ा, सफल बन गया। सफल में आ जोड़ा, असफल बन गया। और सफल में ता जोड़ा तो क्या बन गया? असफलता बन गया। इस प्रकार यहाँ पर मूल शब्द क्या हो गया? फल। तो ध्यान रहे, मूल शब्द ऐसा होना चाहिए, ना तो उसमें उपसर्ग होना चाहिए, ना तो उसमें दोस्तों क्या है? प्रत्यय होना चाहिए। यह प्रश्न में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट आपके लिए आज का है, आपसे पूछा गया वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास किसके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। जी दोस्तों, कई बार यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। वैदेही वनवास, आपको पता है वैदेही किसे बोला जाता है? सीता जी को बोला जाता है। वैदेही किसे बोला जाता है? सीता जी को बोला जाता है, क्योंकि वे विदेह देश के राजा की राजकुमारी थी, विदेह देश के राजा की बेटी थी, तो वैदेही सीता को बोला जाता है। आपसे पूछा गया है वैदेही वनवास प्रिय प्रवास किसके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जितनी तारीफ करें उतना कम है। कई बार आपसे पूछा गया है वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास किसके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। क्या आंसर जयशंकर प्रसाद होगा, या आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होगा, या मैथिली शरण गुप्त होगा, या मोहन राकेश होगा। फटाफट अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर की बात कर लें। देखो यहाँ पर राइट आंसर तो होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या होगा आपका? विकल्प नंबर 2 सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। किंतु जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है, और मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसकी धांसू ट्रिक क्या होगी, इसको याद कैसा करें वह देखिए। मुझे बताइए दोस्तों, आपका वनवास, बताइए वन किसे मिला था, वनवास किसे दिया गया था? अयोध्या के राजा राम को। तो विकल्प में क्या दिया गया दोस्तों आपको? अयोध्या दी। मैं बात करूं यहाँ पर कि भाई वनवास किसे मिला था, तो अयोध्या के राजा को मिला था। अयोध्या के जो राजा हैं कौन? आपके राम। और जब अयोध्या के राजा राम को क्या मिला था? वनवास मिला था, तो वह साथ में किसे ले गए थे? अपनी प्रिय किसको? वैदेही को। और वैदेही मतलब क्या है? सीता को। उन्हें अपनी बात सुनिए मेरी कि इसको याद कैसे रखें। तो वनवास का मतलब, वनवास किससे मिला था? अयोध्या के राजा राम को। तो देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम में ही क्या जुड़ा है? अयोध्या। तो वनवास का किसे मिला था? अयोध्या के राजा राम को। और जब अयोध्या के राजा राम को वनवास मिला था, तो वह साथ में अपनी प्रिय किसको ले गए थे? वैदेही को। वह अपने साथ में अपनी प्रिय वैदेही को लेकर क्या कर गए थे? वन में प्रवास कर गए थे। वन में क्या कर गए थे? प्रवास कर गए थे। इस प्रकार आपको याद रहेगा कि प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास किसके प्रसिद्ध उपन्यास महाकाव्य है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को। और दोस्तों यहीं से पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कई बार एमपीएसआई में पूछा गया है। तो यदि आपसे पूछे खड़ी बोली का प्रथम ऐसा महाकाव्य जो पहला था और खड़ी बोली में लिखा गया था, वह अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था। और कौन सा लिखा था? प्रिय प्रवास लिखा था। आप ध्यान रखें एक चीज दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, यदि हम बात कर लें अयोध्या सिंह उपाध्याय की, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने दोस्तों अपने संपूर्ण जीवन काल में 3 ही महाकाव्य लिखे थे। ध्यान रहे, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 3 ही महाकाव्य लिखे थे, और तीनों ही महाकाव्य फेमस है। पहला महाकाव्य लिखा था इन्होंने प्रिय प्रवास। पहला महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया था कौन सा? आपका प्रिय प्रवास। पहला कौन सा लिखा था? प्रिय प्रवास। दूसरा लिखा था दोस्तों पारिजात। दूसरा महाकाव्य कौन सा लिखा था? पारिजात। और तीसरा कौन सा लिखा था? वैदेही वनवास। तीनों ही इनके महाकाव्य फेमस है दोस्तों। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने तीनों ही महाकाव्य लिखे हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास पहला उपन्यास था जो कि यहाँ पर लिखा गया था 1914 में। पारिजात लिखा गया था दोस्तों 1937 में, और वैदेही वनवास लिखा गया था 1941 में। तो प्रिय प्रवास से आपको क्या आता है? ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। आपसे कई बार पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछें तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में लिखा गया था। और प्रिय प्रवास में किसका वर्णन है? तो प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक पूरा जो वर्णन किया गया है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने महाकाव्य किसमें किया है? प्रिय प्रवास में। श्री कृष्ण का जन्म से लेकर या बचपन से लेकर मथुरा गमन तक या मथुरा प्रस्थान तक का पूरा विवरण किसमें किया गया है? प्रिय प्रवास में। दूसरा पारिजात लिखा था, पारिजात में धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों का वर्णन है। क्या बोल रहा हूँ? पारिजात में धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों का वर्णन मिलता है। और वैदेही वनवास
जो कि अंत में लिखा था 1941 में। तो वैदेही का मतलब है सीता। जब भगवान श्री राम के द्वारा सीता जी का निर्वासन कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है, तो उसकी संपूर्ण कथा किसमें लिखी है? वैदेही वनवास में। तो ध्यान रहे, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने तीन ही महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखे हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। और यहाँ पर आपसे ये दो पूछे गए थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद।